वो सुबह फजर पढ़कर वापस आकर लेटी ही थी जब इसे अपने बराबर दरार के बोले की आवाज़ आई, जिस पर वो हड़बड़ा कर इसके चारे पर तवज्जो हुई थी। दोबारा लेटे का टाइम नहीं है, जल्दी से पैकिंग करें, सबके जाने से पहले हमें निकलना है यहाँ से। अरसल वेट कर रहा होगा, वो चकलेटा छत को घूरते हुए कह रहा था। क्या मतलब, कहाँ जाना है हमें? वो फिर से एक बहुत सी उम्मीद के तहत रात वाला सवाल दोबारा दोहरा रही थी। यादाश्त कमजोर है क्या आपकी, जो आपको रात वाला वाक़या याद नहीं? वो बैकग्राउंड से टेक लगाकर दोनों बाजू सीधे पर बांधे इसे संजीदगी से देख रहा था। लेकिन ऐसे जाएगी तो दारजी बहुत गुस्सा करेगी। वो एक आखिरी कोशिश के तहत बेचारगी से इससे कह रही थी, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं देख लूँगा जो भी होगा। अब की बार इसने कदरे नर्म लहजे से इससे कहा था। वो सर हिलाती हुई बेड से उतरी थी और वार्डरोब की जानिब बढ़ी थी जब दरार की आवाज़ ने इसे दोबारा सुनाई थी, मेरे भी कुछ कपड़े रख लेना। वो असबाब में सर हिलाती हुई वॉशरूम में चली गई और वह बेड पर बैठा दारजी की रिएक्शन के बारे में सोचता रह गया। इस पर क्या लाया अमल करना था, ये भी इसे तय करना था। और वो जानता था कि अभी थोड़ी देर में हवेली में चहल पहल शुरू हो जानी है, तो इससे पहले निकलना था। बसिया फजर के लिए उठी थी। रोने के बाद से अपना सर भारी भारी महसूस हो रहा था, लेकिन इसने उठकर फजर की नमाज अदा की और फिर जकवान की बेआरामी के ख्याल से वो कुरान पाक उठाकर बाहर कॉरिडोर में बैठे हुए सोफे पर बैठ गई। वहाँ इसने तसल्ली से कुरान पाक पढ़ा और कमरे में वापस रखकर खुद फ्रेश होकर पर्पल का ढीला ढाला कुर्ता पहनकर नीचे चली आई, जहाँ रुतावा बेगम भी कुरान पढ़ रही थी। सुबह बखैर फूफी जान, दुपट्टा सर पर ढीला करते हुए इसने कहा, तो रुदाफा बेगम ने मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा। सुबह बखैर बच्चे। उन्होंने इसका माथा चूमा तो वो भीत के पास ही सोफे पर बैठ गई। रात को किस वक्त वापस आए थे तुम लोग? कुरान पाक बंद करते हुए उन्होंने पूछा, तो बसिया की जानिब मुतवज्जा हुई। निकल तो वो वहाँ से जल्दी ही गए थे, पर रास्ते में ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक थी। दुपट्टा इसने सलीके से जमाया हुआ था। अच्छा अच्छा। कुरान पाक गिलाफ में रखते हुए उन्होंने कहा था। शबाबा नहीं उठी अभी? कुरान पाक इनके हाथ से लेते हुए इसने पूछा था। अभी तक तो नहीं उठी, आज इसने यूनिवर्सिटी भी जाना था। रुतावा बेगम अपने सोफे से उठते हुए कहा, अच्छा आप फिक्र मत करें, मैं देखती हूँ। वो इनसे कहकर वापस सीढ़ियाँ चढ़कर शबाबा के कमरे की जानी पड़ी। हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। शबाबा कमरे के पर्दे सरकाते हुए इसने आवाज़ लगाई, हो प्लीज़ सोने दो ना। वो नींद में ही बुड़बड़ा रही थी। उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या तुम्हें? बसिया की बात सुनकर जबाबा ने पट से आंखें खोली। हाँ, मेरे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। याद आने पर वो अपने माथे पर हाथ मार कर रह गई। हाँ तो उठो फिर। वो इससे कहकर मुड़कर वापस जाने लगी जब जबाबा ने इसका हाथ थामा। इसके इस रफ्तार पर बसिया ने सवालिया नजरों से इसे देखा। लाला कैसे है तुम्हारे साथ? खाली निगाहों से इसने अजीब सा सवाल किया। ये कैसा सवाल है? वो इसके सवाल पर पहले हैरान हुई, फिर गड़बड़ाई। जो पूछा है वो बताओ ना प्लीज। नजरें अभी भी बसिया के चेहरे पर टिकी हुई थी। अच्छे हैं, इसने इससे नजर चुराते हुए सरसरी सा जवाब दिया। कुछ ही देर में पैकिंग करके वो फ्री हो गई थी। वो लाइट ब्लू फ्रॉक सफ़ेद चूड़ीदार पजामे के साथ पहने हुई थी। कानों में छोटे छोटे सिल्वर झुमके जो कि बिल्कुल कानों के साथ जुड़े हुए थे। पैरों को हमेशा की तरह खूसे में कैद किए सुनहरे बालों की ठीली चोटी बनाई, जिसमें कुछ लटे बाहर निकलकर दुधिया चेहरे पर झूल रही थी। किसी भी किस्म की ज़ेबाइश व आराइश से पाक चेहरा लिया वो नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। इसका हुस्न था ही ऐसा, किसी भी किस्म की आराइश से पाक। इसे आप लड़कियों की तरह हंसी दिखने के लिए फजूल चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तैयार होने के बावजूद इसके अंदर खौफ था, क्योंकि इसे लग रहा था कि वो हवेली से चोरों की तरह जा रही थी। इसे अपने आप एक मुजरिम लग रहा था। वो अपने ख्यालों में थी। वो इस वक्त को सोच रही थी जब वो दोनों वापस आते और दालचीन के साथ क्या करते। ये सोचकर इसे एक झरझरी आ रही थी। अभी वो ये सोच ही रही थी जब ड्रेसिंग का दरवाज़ा खुले की आवाज़ आई। इसी आवाज़ के साथ वो शख्स भी अपनी तमाम तर वजाहत के साथ बाहर निकला था। लाइट ग्रीन शलवार कमीज के ऊपर लाइट ब्राउन कोट पहने, भूरे बाल माथे पर हनूज बिखरे हुए थे। एक बार फिर इब्तिहाज का दिल चाहा कि वो इन बालों को अपने हाथों से पीछे हटाए। वो अपनी इस ख्वाहिश को दिल में नहीं दबा पाई थी। वो एक ट्रांस की कैफियत में इसकी जाने बढ़ी और इसके सामने जाकर ठहर गई। दारार हैरत से इसे देख रहा था, जो इसे कहीं से भी होश में नहीं लग रही थी। दारार ने इसका हाथ बुलंद होते देखा था। वो इसे रोकना चाहता था, इससे पूछना चाहता था कि वो क्या कर रही है, पर शायद शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो खामोश रहा था। एक लफ्ज़ भी इसने अदा नहीं किया था। वो नहीं जानता था कि क्यों, कब और कैसे वो एक पल को इसके सामने झुका था। और इसके झुकते ही बिहार ने अपनी कांपती मखरूती उंगलियां इसके भूरे बालों में चलाई और इन्हें अपने हाथ से इसके माथे से पीछे हटा दिया। दरार लब नीचे खड़ा इसे देख रहा था, जिसकी गहरी समुद्री आंखों में एक पल भी आंसू आए थे, लेकिन इस वक्त अपने आंसू की परवाह किसी थी। झूठ मत बोलो, सच सच बता दो, सच सच जवाब दो। शबाबा की सुई अभी भी वही अटकी हुई थी। तो पागल हो गई हो? सुबह सुबह उठो जल्दी से। वो इससे कहकर रुकी नहीं थी, तकरीबन भागती हुई इसके कमरे से निकली थी कि कहीं दोबारा वो इससे कुछ सवाल ना कर ले। इसके जाने के बाद जवाबा ने गहरा सांस खारिज किया था। ये भी तो लड़की है मेरी जैसी, अगर इसके साथ ये सब कुछ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं? वो खुद से ही ये सब कुछ कह रही थी। क्या हवेली की सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है? क्या वो कभी खुश नहीं रह पाती? इसकी नज़रों में पहले अपने बोरे का चेहरा घूमा था, फिर बिहाज का किसी भी किस्म के जज्बात से आरी चेहरा और अब मसीहा का दर्द को छुपाकर मसनूई मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता हुआ चेहरा। बेसाख्ता से अपना सर थामा था। ये सब क्या था, क्यों था, वो नहीं जानती थी, पर ये सब नहीं होना चाहिए था। वो सिर्फ ये जानती थी ये ठीक नहीं था। इसकी माँ इसके बचपन से इसके बाप के हाथों पीट रही थी, ये सिर्फ वो जानती थी। मोहब्बत और शादी ने इसके प्यारे लाला को इंसान से जानवर बना दिया था। सोच सोच कर इसे अपना दिमाग फटा हुआ महसूस हो रहा था। बेसाख्ता इसे अपनी एक प्रोफेसर की कही हुई बात याद आई थी। मोहब्बत एक तारीख जंगल की तरह होती है,
एक बार इसके अंदर चले जाओ ना तो फिर ये वापस नहीं आने देती। अगर बाहर निकल भी आओ तो आंखें इस जंगल के अंधेरे की इतनी आदी हो चुकी होती है कि फिर बाहर की रोशनी में इन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता, वो भी नहीं जो बिल्कुल साफ और रोशन होता है। मोहब्बत एक स्लो पॉइजन है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से मारता है और तब तक बड़ी ईमानदारी से काम करता है जब तक इंसान की जान अपने आखिरी घूंट तक नहीं पहुंच पाती। मैंने जब नाम मोहब्बत का लिया, चेहरा तेरा फिर सामने आया। कोशिश बहुत की कि कायम रहूं इस जज्बे पर फिर अचानक ही दिल को इसकी मौत का पैगाम आया। अहमद खान, इस वक्त तो वो एक कठपुतली थी, दरार सरार खान की कठपुतली, जो सिर्फ इसके इशारों पर नाच रही थी। बाल हटाकर इसने अपना हाथ भी हटाया था। जो ही वो हाथ हटाने वाली थी, दरार ने इसका वही हाथ थामा था और इसके आंसू से भरी हुई आंखें भी देखी थी। जो काम करना था वो कर तो लिया है, तो फिर ये आंसू क्यों है? इसे हमेशा इन गहरी समुद्री आंखों में आंसू देखकर तकलीफ होती थी, इसलिए अब भी बेख्तियार वो कह गया था। लेकिन फिर पछता भी रहा था कि क्यों कह गया। बिहार ने इसके सवाल पर पलकी उठाकर इसे देखा था, आंखों में हैरत वासा थी। इन आंखों में आइंदा फजूल बगैर किसी बात के आंसू ना देखूं। मैं समझी ये रोती बसोरती औरतें जहर लगती है मुझे। वो अब कदरे से जीगी से कह रहा था, लेकिन इन बिहार पछता रही थी कि क्यों इसके बाल हटाने चल पड़ी। अरसल वेट करा होगा, चले इससे पहले सबको पता चल जाए। इसकी बहुरियत का इसकी बात ने तोड़ा था। क्या मतलब आपके दोस्त भी हमारे साथ जाएंगे? वो एकदम परेशान हुई थी। दारार कहीं ना कहीं इसकी बात समझ गया था, इसलिए लहजे में डर भी रखते हुए बोला था, फिक्र मत करिए, वो बहुत शरीफ इंसान है, मैं बहुत अरसे से जाता हूँ इससे, वो आपको मुखातिब नहीं करेगा। इसकी बात पर इब्तिहाज को कुछ हौसला हुआ था। वो इसके पीछे पीछे कमरे से निकल गई। बाहर अभी वाकई ही सन्नाटा था, जिसका मतलब था कि अभी पूरी तरह से लोग जागे नहीं। सीढ़ियों से उतरकर वो दोनों ही बरदान खाने में आए थे। दारार ने इसे जरार खाने से गुजरने से मना किया था, क्योंकि इसके एक तरफ ही दारजी और बीजान का कमरा था। बरदान खाने से होते हुए कॉरिडोर से अबूर करते हुए मेन दरवाजे पर आए थे और मेन दरवाजा अबूर करते हुए पोर्च में, जहाँ अरसल पहले ही दारार के हेलिक्स के पास खड़ा था। इसने बिहाज को देखते ही नजर झुका ली थी। इसने खुद को काली चादर से ढांपा हुआ था, इतना कि इसकी गहरी समुद्री आंखों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अरसल ने सिर्फ एक पल को इसकी आंखें देखी थी कि वो इन आंखों से अंदाजा लगा सकता था कि नफ्स किस कदर खूबसूरत है, इसे दरार की किस्मत पर रश्क आया था। दरार के ने गाड़ी का पिछला दरवाजा इन बिहाज के लिए खोला था। वो इसकी तकलीफ पे पीछे बैठ गई थी। खुद इसने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी, अरसल ने फ्रंट सीट। चौकीदार ने इसे देखकर हवेली का गेट खोल दिया। दरार हेलेक्स स्टार्ट करके हवेली का आनी गेट अबूर कर गया था। बसीहा या बाबा के कमरे से बाहर आने के बाद खासी परेशान हो गई थी। या बाबा इसे पहले से बहुत उलझी हुई लगी थी, जैसे वो बहुत परेशान हो, खुद पर बहुत जबर कर रही थी। पर ऐसी क्या बात है आखिर जो इसे इतना परेशान कर रही है? बसिया बेख्याली में सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई थी। सामने डाइनिंग टेबल पर शेर खान और दावा बेगम बैठे नाश्ता कर रही थी। बखैर आकले फूफा जान, उन्होंने सर के इशारे से इसका सलाम का जवाब दिया। आओ बच्चे बैठो, नाश्ता करो। वो कुर्सी घसीट कर बैठने ही वाली थी जब सकवान के गुस्से भरी आवाज़ इसकी समाज से टकराई। वो अपनी बोरे से मुखार किया। बोरे, मेरा सूट कहाँ है ग्रे वाला? रुदावा बेगम इसकी आवाज़ सुनकर गहरा सांस भर कर रह गई। जाओ बच्चे, देखो जरा कि क्या कह रहा है ये लड़का। ऐसे ही रोज तक करता है ऑफिस जाते वक्त। वो सर हिलाती हुई सीढ़ियाँ की जानिब मुड़ गई थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए वो डरते डरते अंदर दाखिल हुई। इस रात वाला रवैया असबर था। इसने खुद से इसे मुखातिब नहीं किया था। शायद खौफ था या शायद वो इससे नाराज़गी का इजहार करना चाहती थी। वो खामोशी से आकर कमरा समेटना शुरू हो गई थी। इसने इससे भी ये नहीं पूछा था कि क्या मसला है, क्या नहीं मिल रहा। वो बस चुपचाप अपना काम करती रही। आखिर को ज़क़वात ने झुँझलाकर इससे मुखातिब कर ही लिया। अब अगर आ ही गई हो तो प्लीज़ मेरा सूट ढूँढ दो। बसिया ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। क्या ऐसे क्या देख रही हो? ढूँढो ना जल्दी। बसिया ने गहरा सांस भरा और वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। तकरीबन 3 दिन बाद ही बसिया वो सूट ढूँढने में कामयाब हो गई। इसने सूट निकाल कर ज़क़वात की जानिब बढ़ाया और खुद मुड़कर जाने लगी जब ज़क़वात ने इसकी कलाई थामी थी। नाराज़ नाराज़ हो तुम मुझसे? इसके सवाल पर एक तंज भरी मुस्कुराहट ने बसिया के चेहरे का अहाता किया। खामोश क्यों हो बोलो? वो हनूज इसकी कलाई थामे पूछ रहा था। नहीं, इसने बहुत ही नरमी से इसके हाथ से अपनी कलाई आज़ाद कराई और कमरे से बाहर निकल गई। पीछे ज़क़वात गुस्से से अपने लब खींचे लिए और सूट लेकर वॉशरूम में चला गया था। बसिया सीढ़ियों से वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। तब तक शेर खान नाश्ता करके ऑफिस जा चुके थे। वो भी चुपचाप बैठ गई। क्या बात है बच्चे? रुदावा बेगम इससे पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। नहीं कुछ नहीं भूपी जान, बस वैसे ही। उन्होंने बड़े गौर से इसकी जानिब देखा, पर उन्होंने इससे पूछा कुछ नहीं। क्या हुलिया बना रखा है? इसने अपने हुलिये पर एक नज़र डाली और फिर रुदावा बेगम को देखा। क्या मतलब, ठीक तो हो? इसने लापरवाही से शाने उचका कर कहा। इसे तुम ठीक कहती हो? अब तुम हवेली में नहीं हो, शादीशुदा हो। इस हुलिये में घूमोगी तो वो कभी तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। सकवाल सीढ़ियों में से खड़ा इसकी जानिब आपका इंतजार कर रहा था। पता नहीं क्यों, पर इससे ख्वाहिश थी कि वो कुछ अच्छा बोले। वो तो वैसे भी नहीं देखती, तो बद सफर कर क्या कहना? मैंने ऐसे ही ठीक हूँ। ज़फ़ार ने इसका जवाब सुन लिया था, इसलिए सीधा डाइनिंग टेबल पर आ गया। ग्रे शर्ट के साथ जैकेट सूट पहने, बालों को जल्द से सेट किए, टॉप फोर्ट का की महक उड़ाता वो कुर्सी खींचे इसके बराबर में बैठ गया। अगर तुम तैयार हो गई हो तो आई स्वेयर तुम्हारी तरफ जरूर देखूंगा। स्लाइस खाते हुए इसने सामने देखते हुए बड़ी संजीदगी से कहा था। बसिया का खाता हुआ हाथ एकदम रुका और इसने इसकी जानिब देखा था, पर वो संजीदगी से नाश्ते में मशगूल था, जैसे इससे ज्यादा जरूरी और कोई काम ही ना हो। इसने गहरा सांस भरा और बर्तन उठाकर किचन में चली गई। कुल बानो वापस घबराई हुई आई थी। क्या हुआ बीबी?
से कोई सही वाली दवा पूछ कर आई हो? अभी मैंने इंतज़ारा को दे तो दी है दवाई, पर तसल्ली नहीं हुई इससे कुछ। वो हकीकतन परेशान लग रही थी। वो जी बीबी अपने कमरे में नहीं है। गुलबानो ने फूले हुए सांस से कहा, क्या मतलब है अपने कमरे में नहीं है? बाहर लॉन में देखता, शायद वहाँ हो। राहिमा बानो ने इसे कहा तो गुलबानो ने इसकी जानिब देखा। छोटी बेगम मैं सारा देख कर आई हूँ। नहीं है, ना बीबी है और ना ही दरार खाना जी। गुलबानो की जुबान हनूज रवानी में चल रही थी। या अल्लाह, ये दोनों कहाँ चले गए सुबह सुबह? मुँह में बुड़बुड़ाते उन्होंने कहा था, दारजी को बताया है तुमने? खौफ से इसकी जानिब देखते उन्होंने कहा तो गुलबानो ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं नहीं, अभी तो नहीं जी। अच्छा किया, तुम जाओ, मैं खुद देखती हूँ। इनका रुख वहाँ से सीधा पीर बेगम के कमरे की जानिब था। कुछ ही देर में ये बात पूरी हवेली में फैल गई थी कि दरार और इब्तिहाज हवेली में नहीं है। बरदार खाने में दारजी बहुत गुस्से में थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों बगैर बताए गए कहा। पीर खान कब से खामोश थे। इन्हें दरार से की यही रात वाली गुफ्तगू याद आई थी। बेसाख्ता उन्होंने दारजी की जानिब देखा। मैं जानता हूँ वो दोनों कहाँ गए हैं। बरदार खाने की आवाज़ गूंज रही थी। मुहजिब, सभी अदहाम और छोटे खान भी वहाँ मौजूद थे। अब सबके सब हवंडकों की तरह पीर खान की जानिब देख रहे थे। कहाँ है वो दोनों? दारजी का लहजा बेहद सख्त था। वो दोनों इस्लामाबाद गए हैं। उन्होंने आहिस्तगी से कहा तो दारजी के माथे पर सलवटें उभरी। इस्लामाबाद? मगर किस वास्ते? सर लहजे में उन्होंने पूछा तो पीर खान ने की जानिब देखा। दारजी, वो दरार की कोई मीटिंग थी और इसे 1 हफ्ते के लिए जाना था, तो वो बीबी को अपने साथ ले गया है। आंखें बंद करते उन्होंने सारी बात बताई। हमारा इजाजत के बगैर इसका जुर्रत कैसे हुई कि इस हवेली की औरत को बाहर लेकर जाने का? वो शदीद तैश में थे। दारजी, इसकी बीवी है, वो हक रखता है लेकर जाने का इसे। अब की बार अदहाब ने एक मुहब सी कोशिश की थी दारजी को कायल करने की। तुम्हारा बीवी तो भी तो था, तुम तो नहीं लेकर गए इसे आज तक बाहर। इनकी बात पर अदहाब ने अपने लब खींच लिए और वो वहां से चला गया। इसके पीछे ही मोहजिब और सभी भी निकल गए थे। अब बस वहां सिर्फ पीर खान और छोटे खान ही मौजूद थे। तुमने इसे रोका क्यों नहीं? वो पीर खान के रूबरू आ गए थे। वो मुझे लगा ऐसे ही कह रहा है, वो पीर खान ने सरसरी सा कहा तो दारजी के गुस्से से इन्हें देखा। आज तक इस हवेली में किसी ने हमारा मर्जी के बगैर कुछ नहीं किया और ये परदेश से बढ़कर आने वाला लड़का हमारा बराबर खड़ा हो गया है, हमसे टक्कर ले रहा है। हमारी रवायत से, हमारी खानदानी हस्ब नसब से वो किसी बिखरे हुए शेर की तरह थे। वो दोनों तो बस सबसे दारजी को गुस्सा देखकर रह गए। अदहाब सीधा लॉन में निकला था और मुहजिब और सभी भी इसके पीछे लॉन में ही आ गए थे। वो एक तरफ रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए थे। हाँ, मेरी भी बीवी थी, मैंने इसे तो नहीं लेकर गया बाहर। मैं कब हिम्मत हारा या जुरात कर ही नहीं पाया कि अपनी बीवी की खुशी के लिए कुछ करता। कितना शौक था पलवशे को भिखोटी पहनने का, लेकिन मेरी रवायात और दारजी के खौफ से कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। वो दरार वो ठीक रह गया। एटलीस्ट वो इन फजूल रवायतों को फॉलो तो नहीं करता। वो मेरी तरह डरपोक तो नहीं जो अपनी बीवी के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकेगा। लॉन की कुर्सी पर बैठते हुए आहिस्तगी से कह रहा था, लाला क्या हो गया है आपको? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपने तो इनके एहतराम में खामोशी इख्तियार की थी ना? मुझे ने इसके इशारे थपके होते हुए कहा। नहीं, एहतराम नहीं, मैं मुस्लिम में 5 साल से पलवशे से इस हवेली में कैद है। सिर्फ 2 बार अपने बहकी गई है यार। यहाँ पर हम सब किसी की बेटी ब्याह कर लाते हैं, खरीद कर तो नहीं जो ऐसा सलूक होता है। मॉडर्न ज़माना है, लेकिन हम अपनी बीवियों को फ़ौन नहीं दे सकते कि कहीं इनसे काम के दौरान बात ना हो जाए, कहीं से नॉर्मल बंदों वाली ज़िंदगी नहीं है हमारी। वो सही मायनों में आज झुंझलाया हुआ लग रहा था। लाला, आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आखिर कभी न कभी तो ये सब कुछ ख़त्म होगा ना। आखिर कभी तो सुकून से ज़िंदगी गुज़ारेंगे सकेंगे। मुझीब काफ़ी हद तक अदहाब को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था और कामयाब भी हो गया था। अच्छा, मुझे दसारा की दवा लानी है, मोरे ने कब से बोला हुआ है मुझे। वो कहकर अपनी कुर्सी से उठ गया तो क्या, जबकि मुझीब ने हैरत से इसकी जानिब देखा। क्यों, क्या हुआ है दसारा को? वो ठीक तो है ना? वो बेहद परेशानी से पूछ रहा था। परेशानी से इसके चेहरे से झलक रही थी। ऐसी सूरत हाल में अदहाब और सभी अपनी बेसाख्ता बढ़ने वाली मुस्कुराहटों को नहीं रोक पाए थे। क्या ऐसे क्यों हंस रहे हो आप दोनों? वो खफगी से दोनों को देख रहा था। शर्म नहीं आ रही मेरे सामने? मेरी बहन के लिए इतना परेशान हो रहा है तू? वो मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से कह रहा था। नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है इसे, बता भी नहीं रहा है तू। भोजी ने मुंह बनाकर कहा तो सभी मुस्कुरा दिया। बुखार है इससे, बुखार है रात से बहुत तेज इसे। इस अब की बार इसने अब की बात संजीदगी से कहा था। अब कैसी तबीयत है इसकी? भोजी ने बेचैनी से पूछा तो सभी ने इस बात पे सर हिलाया। ठीक नहीं है, दवाई लेने जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए इसने कहा तो भोजी भी इसकी तैयारी लपका। मैं चलूँ क्या तेरे साथ? बेचैनी इसके चेहरे से आया थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बिछड़ कर फिर मिलेंगे, यकीन कितना था तो एक ख्वाब मगर हसीन कितना था। मेरे जवाल से पहले वो मुझे छोड़ गया। हसीन तो था ही मगर ज़हीन कितना था। सवाद से गाड़ी काफ़ी दूर आ चुकी थी। गाड़ी का माहौल काफ़ी खुशगवार था क्योंकि अरसल और दरहार की गुफ्तगू ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पीछे बैठी ये अंदाज़ा लगा सकती थी कि दोनों किस कदर गहरे दोस्त हैं। अचानक ही अरसल ने म्यूज़िक टेप ऑन कर दी। एफएम पर आबदा परवीन की खूबसूरत आवाज़ में सूफी कलाम गाड़ी में गूंज उठा। जो साकिन बैठी थी इस कलाम के एक एक लफ्ज़ को अपने अंदर उतारने लगी। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क ने डेरा मेरे अंदर गठिया, भर के ज़हर दा प्याला में आप पीतिया, छेती आवे वे तबिया नहीं ते मैं मर गई, तेरे इश्क ने छाया करके थैया थैया। कलाम ख़त्म हो चुका था पर इब्तिहाज अभी भी इस कलाम के लफ्ज़ों में ही थी। यकदम गाड़ी को ब्रेक लगने से वो होश में आई। गाड़ी एक ढाबे के बाहर रुक चुकी थी और अरसल बाहर निकल गया था। नाश्ते में क्या खाएगी आप? इसने एक आपसे अंदाज में सवाल किया था। मुझे भूख नहीं, इब्तिहाज ने नरमी से इनकार किया। मैंने ये नहीं पूछा कि आपको भूख है या नहीं, सिर्फ इतना पूछा है कि क्या खाएगी आप। दरार ने दाँत पीसते हुए कहा तो इब्तिहाज ने कंधे उचका दिए। कुछ भी, इसने
एकदम हड़बड़ा कर जवाब दिया। वो गहरा सांस भरता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था। मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, आप यहीं रुके, वो कहकर बाहर निकल गई जबकि बेहाश वहीं तुम सादे बैठी रह गई। क्या था ये शख्स, धूप छाँव सा इसकी समझ से बाहर था, कभी परवाह करने वाला, कभी बेगर्ज। पता नहीं वो कभी इसके दिल में घर कर पाई भी या नहीं। इसे अब सही मायनों में मुश्किल हो रही थी। मोहजिब ने दरखरी से कहकर सारा पता करवा लिया था कि इस वक्त इंतसारा के कमरे में कोई नहीं है, और ये भी कि सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। वो चाहकर भी खुद को इससे मिलने से रोक नहीं पा रहा था। इसे किसी सूरत सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए इसने फिर से हिरस लेने के बारे में सोचा था। हाँ, बताओ सब ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं होगा ना? मुझे भी आहिस्तगी से इससे पूछा तो दरख़्त ने इधर-उधर देखा। नहीं ख़ाजी, मैं सब देख लिया है, कोई मसला नहीं होगा। ख़ौफ़ से इसने कहा तो मुझे ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तुम यहीं रुको, और कोई गड़बड़ हो ना तो फ़ौरी मुझे हल्की सी आवाज़ देना, ओके? इसे कहकर खुद इंतसारा के कमरे की जानिब बढ़ गया था। जी हाँ जी, मुझे गहरा साँस ख़ारिज करता हुआ दरख़्त को बाहर खड़ा करके खुद अंदर दाख़िल हुआ। कमरा पूरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था और इसके बताए हयात दुनिया माफ़िया से बेख़बर बिस्तर पर सोई हुई थी। इसके चेहरे की जानिब देखकर मुझे के दिल को कुछ हुआ था। एक ही दिन में वो सदियों की बीमार नजर आ रही थी। चेहरे पर जर्दियाँ खुली हुई लग रही थी। वो बेख्तियार इसकी जानिब बढ़ा और इसके पास ही बेड पर बैठ गया। इंतसारा का एक हाथ मुझे ने अपने हाथ में थामा। वो सोए हुए कोई मासूम सी गुड़िया लग रही थी। इसने इसका हाथ अपने लबों से लगाया था। इसके लब्ज़ की हिद्दत थी कि सोई हुई इंतसारा कसमसाई, और फिर इसने आंखें खोल दी। इंतसारा का हाथ अभी भी मुझे के हाथ में था, जिसकी हरारत से मुझे को दसा हो गया था कि इसकी तबीयत वाकई ज़्यादा ख़राब है। सारा हैरत से अभी भी मुहज्जिब की जानिब देख रही थी, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि वो ख्वाब में इसे देख रही है या वो सच में इसके सामने है। ऐसे क्या देख रही हो? क्या कर लिया तुमने? देखो कितनी तबीयत खराब है तुम्हारी। वो प्यार से इसके दोनों हाथ थाम कर इससे पूछ रहा था। शायद इसकी फिक्र थी कि प्यार से पूछना था। इंतसारा की नज़रें एकदम झुक गई और 2-3 आंसू इसकी आंख से मुहज्जिब के हाथ पर गिरे, जिस पर वो हैरानी से इसकी जानिब देख रहा था। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो परेशानी से इससे मुखातिब था, जिससे इसका पूछना था। इंतसारा के रोने में और शिद्दत आ गई और वो मुहज्जिब की इशारे से लगकर शिद्दत से रोना शुरू हो गई। मुहज्जिब इसके इस तरह से करने पर बहुत परेशान हो गया। इसने इंतसारा के बाल सहलाने शुरू कर दिए। इंतसारा, क्या बात है, क्यों ऐसे रो रही हो? इधर देखो मेरी तरफ। इसने इसका चेहरा थाम कर अपनी तरफ किया, जो कि रोने के बाद सुर्ख हो चुका था। बताओ भी, देखो अब तो मुझे परेशान कर रही हो ऐसे करके। इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर इसने कहा। तो इंतसारा ने आंसू खुश किए। मुझे मुझे डर लग रहा है बहुत। इसने रोते रोते ही जब इसको वजह बताई। क्यों, किस बात का डर? मैं हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ने इसे तसल्ली दी थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए है। खौफ से इसकी जानिब देखते इंतसारा ने कहा तो मुझे भी गहरी सांस भरी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा है। तुम है इसका चेहरा थपथपाते हुए इसने कहा था। तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ, कोई आ ना जाए। वो इसको बिस्तर पर लेटाकर इसके ऊपर कम्फर्टर डालकर पलटने ही वाला था जब इंतसारा ने इसका बाजू थामी थी। मुझे कभी छोड़ेगी तो नहीं? वो बहुत मासूमियत से अहमकाना सवाल कर रही थी। मुझे को बेख्तियार हंसी आई थी, लेकिन इसने कदरे संजीदा सूरत बनाई हुई थी। वो थोड़ी देर खामोशी से देखता रहा और फिर जब बोला तो इंतसारा का दिल लरस गया। कोई अपनी ज़िंदगी को कैसे छोड़ सकता है? कभी याद रखना इंतसारा, जिसने तुम्हें पाने की ख्वाहिश दम तोड़ी ना, और तुम तक आने वाला रास्ता बंद होने लगा, तो इस दिन मुझे सनार खत का आखिरी दिन होगा। वो कहकर रुका नहीं था, तेजी से बाहर निकल गया था। और इंतसारा वही हैरत की तस्वीर बनी इसके अल्फाज पर गौर करती रह गई। बेसाख्ता इंतसारा ने इसकी लंबी उम्र की दुआ मांगी थी। मेरे वजूद के बाएं पहलू में दिल नहीं, तुम धड़कते हो। थोड़ी देर में दारार नाश्ता लेकर आ गया। नाश्ते में वो पराठे, ऑमलेट और चाय लेकर आया था। वो 2 लोगों का नाश्ता था। बेहाश नाश्ते को देखकर सोच रही थी कि इतना ज़्यादा कैसे खाएगी। ना खाया तो कहीं ये ज़बरदस्ती ना खिला दे, इसलिए कुछ बोलने के बजाय खामोशी से बैठी रही। कुछ ही देर में दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर दारार भी इसके बराबर में पीछे बैठ गया। बेहाश ने इस लम्हे हैरत से इसकी जानिब देखा। वो भी इसे ही देख रहा था। आप यहाँ नाश्ता करेंगे? चेहरे पर हैरत थी। हाँ, क्यों, मैं यहाँ नाश्ता नहीं कर सकता क्या? फुल ड्रेस से सवाल कर रहा था और सवालिया नज़र से इसे घूर भी रहा था। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे लगा शायद अपने दोस्त के साथ नाश्ता करेंगे। इब्तिहाज ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा था। आजकल ज़्यादा ही आपको लग रहा है। कंट्रोल योर थॉट्स माय वाइफ। वो आज किसी और ही मूड पे था। इब्तिहाज तो डर ही गई थी। अब ये 2.5 गज की चादर हटा दे। मुँह में से कोई ना महरम नहीं देख रहा। आपको सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ जो कि आपका महरम है। वो पराठे का निवाला मुँह में डालते हुए मज़े से बोल रहा था। दादाजी को धोखा देकर मूड देखो कितना अच्छा है इनका। ये सिर्फ इब्तिहाज सोच ही पाई थी। अगले ही लम्हे इसने चादर हटा दी। अब सोच क्या रही है, खाए। इसने नाश्ते की तरफ इशारा किया और फिर इब्तिहाज दूसरे पड़े हुए पराठे का लुक़्मा तोड़ने लगी थी, जब एक बार फिर इसने इसे रोका। इसी पराठे से खाए। इसने फिर पराठे की जानिब इशारा किया, जिससे अभी भी इसने 2-3 लुक़्मे तोड़े थे। इब्तिहाज ने गहरा सांस भरकर इसी पराठे से लुक़्मा तोड़ना चाहा, जब दारार का हाथ पूरे पराठे को ढाँप गया था कि इब्तिहाज ने के लिए लुक़्मा तोड़ना मुश्किल हो रहा था। आखिर इसने कोशिश करने के बाद सच होकर पराठा छोड़ दिया। मुझे भूख है ही नहीं, आप ही खा लें। मुँह बनाते हुए उसने कहा तो वो जानदार कहका लगाकर हँस दिया। अच्छा, मज़ाक कर रहा था, खाए। इसे इब्तिहाज को तंग करने में मज़ा आ रहा था, पर फिर इसने किसी ख़्याल के तहत इसे तंग करना छोड़ दिया और वापस संजीदा हो गया। थोड़ी देर नाश्ता ख़त्म किया। कुछ देर में अरसल के आने के बाद दारार ने वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी और इस्लामाबाद रोड की जानिब डाल दी।
दादाजी का गुस्सा किसी तौर पर भी कम नहीं हुआ था, पर उन्होंने सोचा था कि दरार के आने के बाद इसे सजा देंगे। अभी के लिए उन्होंने सब्र से काम ले लिया था, पर परेशानी सबको थी। पीर बेगम तो दरार के लिए खासी फिक्रमंद थी कि दादाजी दरार और इन बिहाज के आने के बाद इनके साथ कैसा सलूक करेंगे। अब देखना ये था कि होता क्या है। सभी अपनी गाड़ी में इंतज़ारा की दवा लेकर वापस आ रहा था कि इसने अपनी गाड़ी हवेली के गेट के बाहर रोकी और हॉर्न बजाया ही था जब किसी ने इसकी गाड़ी का शीशा बजाया। इसने अपने सनग्लासेस लगी हुई आंखें इस जानिब मुतवज्जा की और विंडो से नीचे की कि कोई बूढ़ा सा आदमी था। जी बाबा, क्या काम है आपको? इसने इससे सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। बच्ची, ये सरदार अशफल खान की हवेली है। बाबा ने हवेली की जानिब इशारा करते हुए पूछा तो वो सर असवार में हिला गया। जी नहीं की है आप? वो चेहरे पर हैरत लिए इन्हें देख रहा था। जी, मैं इनका पोता हूँ, सालिक अशफल खान का बेटा। आपको क्या दारजी से मिलना है? इनकी जानिब देखते हुए इसने कहा था। नहीं तो बस ये इन्हें दे देना। इसने वो तयशुदा कागज़ इसकी जानिब बढ़ाया और पलट कर तेज तेज कदम उठाते चले गए। वो पीछे इन्हें आवाज़ें ही देता रह गया, मगर वो नहीं रुके। तब तक चौकीदार ने गेट खोल दिया था। इसने गाड़ी अंदर पोर्च में लाकर खड़ी की और उतर कर तेजी से अंदर की जानिब बढ़ गया। वो जानता था कि दारजी इस वक्त मर्दार खाने में ही होगी। मर्दार खाने में पहुंचकर इसने दारजी को मुखातिब किया। दारजी को ये बाबा आपके लिए देकर गया है। इसने वो तयशुदा कागज़ इनकी जानिब बढ़ाया था। उन्होंने कागज़ थाम कर इसे खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे इनकी नज़रें कागज़ पर लिखी हुई तहरीर पर पढ़ रही थी, इनके माथे पर बल नमूदार होते जा रहे थे। कागज़ पूरा पढ़कर उन्होंने अपनी मुठियाँ गुस्से में भींची थी और इन बलों की जगह गुस्से और इश्तिआलें ले ली थी। क्या बात है दारजी, क्या है और क्या लिखा है इसमें? पीर खान ने आगे बढ़कर दारजी से सवाल किया, मगर दारजी आगे से बिल्कुल खामोश थे। गुस्से और ज़ब्त से इनकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी, मगर कुछ बोल नहीं रहे थे। पीर खान ने खुद ही आगे बढ़कर के हाथ से वो कागज़ थाम लिया और उन्होंने भी बगैर किसी वजाहत के वो कागज़ पीर खान को लेने दिया था। पीर खान ने सोफे पर बैठकर कागज़ पढ़ना शुरू कर। सरदार अशफल खान, तुमने अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से दूसरों पर हुकूमत करते हुए गुजारी है। तुम्हें हमेशा से अपनी रवायत बहुत अजीज़ रही है। इन्हीं रवायत की खातिर 30 साल पहले तुमने बेहद बेदर्दी से मेरी मोहब्बत और अमीर ख्वाहिश को मुझसे छीन लिया था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, दुनिया मकफ़ात अमल का नाम है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे की सज़ा मिले। तुम्हारे आंसू बहाने का वक्त आ गया है। सरदार अशफल खान, तुम्हारे की सज़ा तुम्हारे अजीज़ जान खानदान को मिलेगी और तुम पछताओगी। वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। वक्त फिर से 30 साल पहले चल कर खड़ा हो गया है। अभी के लिए ये मेरी तरफ से सिर्फ एक छोटा-सा धचका था। इस खत की सूरत में पूरी पिक्चर बाकी है। अभी बस तुम देखते जाओ। मेरा नहीं ख़्याल तुम्हें ना बताने की ज़रूरत है। तुम खुद समझदार हो। अपना ख़्याल रखना। खुदा हाफ़िज़। तहरीर ख़त्म हो चुकी थी, पर पीर खान के चेहरे पर इस वक्त गुस्से की जगह हैरत ने ले ली थी। क्योंकि 30 साल पहले जो भी सूरत हाल हुई थी, इसका 1% भी वो नहीं जानते थे। हालाँकि इन्हें पता होना चाहिए था कि उन्होंने दारजी की जानिब सवालिया नज़रों से देखा था, पर इनके कुछ कहने से पहले ही दारजी मर्दार खाने से चले गए थे और वही सूरत हाल को समझने की कोशिश करते रह गए। ब्लैक हिल्स इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुई थी। बिलाशुबा इस्लामाबाद एक खूबसूरत और रौनक शहर था। इन बिहाज कभी भी इस तरह से किसी और शहर हवेली से नहीं गई थी, या ये कह लें कि इसकी दुनिया बस सवात से शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो जाती थी। अब भी जब वो सवात से बाहर आई थी तो वो इस्लामाबाद की पर रौनक सड़कें वो खूबसूरत पहाड़ बड़े इश्तियाक से देख रही थी। सवात में हमेशा सुकून होता था, और इस सुकून ज़दा माहौल में जब दरियाए सवात बहता तो इसका शोर पूरे सवात पर छाता था। बेतहाशा तेज़ी से बहता हुआ दरिया हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता, लेकिन इस्लामाबाद में कोई दरिया नहीं था। वहाँ और बहुत से देखने लायक मकाम थे। इन बिहाज का दिल चाह रहा था कि वो दारार से कहे कि अब अगर इस्लामाबाद आ ही गए हो तो मुझे वहाँ की मशहूर जगह फैसल मस्जिद, तांबे को, शकरपड़िया वगैरह दिखाए। इसे पर वो कहाँ इस मखलूक इंसान से ऐसी कोई फरमाइश कर सकती थी। वो दोनों में ऐसा रिश्ता ही कहा था कि वो कोई फरमाइश करती। इससे वो चुपचाप विंडो स्क्रीन से बाहर देख रही थी। बेसाख्ता इसने फ्रंट मिरर में देखा। इसी लम्हे दारार ने भी ड्राइविंग करते हुए मिरर में पीछे देखा था। दोनों की नज़रें मिली थी। कत्थई आंखों ने गहरी समुद्री आंखों में देखा था, पर अगले ही लम्हे गहरी समुद्री आंखें कत्थई आंखों से हटा ली गई थी। कत्थई आंखें चाहती थी कि गहरी समुद्री आंखें अभी कुछ देर और इनमें देखें, पर यह मुमकिन नहीं हुआ। न जाने क्यों कत्थई आंखों को गुस्सा आया था, और गुस्से से दारार का पाँव ब्रेक पर जोर से पड़ा था। सियाह हिलेक्स एकदम से अनबैलेंस हुई और चुर की आवाज़ के साथ रुक गई। अरसल डैशबोर्ड पर लगते लगते बचा था और इंतहाज का दारार की सीट में। क्या हो गया यार, आराम से। अरसल ने दारार की इस तरह जोर से ब्रेक लगाने की तरफ इशारा किया। इसने खामोशी से इसकी बात सुनी और बगैर कोई जवाब दिए हेलिक्स फिर से स्टार्ट की। पीछे बैठी हुई इंतहाज इस गुस्से की वजह समझ गई थी। वो गहरा सांस भर कर रह गई। वो नाश्ता करके ऑफिस चला गया और वो भी कमरे में आकर कमरा समेटने लगी। जकवात की नाश्ते पर कही गई बात इसे बार बार याद आ रही थी। भले ही वो इस बात से बात नहीं कर रही थी, पर यह झूठ नहीं था कि वो बेहद मोहब्बत करती थी इससे। इसलिए वो बात सोच सोच कर इसके चेहरे पर शर्मगी मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। इसने अपनी शहद रंग जुल्फों को ढीले जूड़े में लपेटा और कमरा समेट कर नीचे आ गई। फूफी जान नूरी से सफाई करवा रही थी। फूफी जान, छोड़े ये सब काम आप। इसने इनके हाथ से डस्टर लेते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। अरे बच्चे, अब तो आदत है, मुझे इन सब कामों की कोई फर्क नहीं पड़ता। सर झटकते हुए ने कहा तो वसीहा इनके साथ बैठ गई। बस अब आप अपनी आदतें बदल डालें, क्योंकि मैं आ गई हूँ ना, आपको कोई काम भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस रेस्ट किया करें, और कोई भी काम हो तो वो आपने मुझे बताना है। अब आप यहाँ आराम से बैठें। इसने एक एक कंधे से जूं ही इन्हें बिठाने के लिए थामा, रुदावा बेगम की दर्द से सी निकली। बसिया ने एकदम इन्हें छोड़ा और हैरत से इनकी जानिब देखा। क्या हुआ है आपको? इसके चेहरे पर हैरत वाज़िह थी। अरे कुछ नहीं बच्चे, वो बस ज़रा सा कंधों में दर्द है। उन्होंने निगाहें चुराते हुए कमज़ोर सी दलील दी थी, जिस पर कुछ देर तो बसिया इन्हें देखती रही, फिर चाय बनाने का कहकर किचन में चली गई। वो समझ नहीं पा रही थी, जब से वो यहाँ आई थी रुदावा बेगम कोई ना कोई चोट या कोई ना कोई दर्द ही था। इसने सोचा था कि वो अब इनका बहुत सारा ख्याल रखेगी ताकि इनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो।
खान हवेली में जहाँ हर वक्त चहल पहल रहती थी, वहाँ सन्नाटों का राज था। इंतज़ारा की तबीयत आगे से कुछ बेहतर थी, पर दारखाने में कल शाम से दारजी ने कोई मुलाकात नहीं की थी। वो कल शाम से ही अपने कमरे में बंद थे। कबीले के सारे मामलात मीर खान ही देख रहे थे, पर आखिर कब तक? कितनी बार दारजी से बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। परेशानी तो हद से ज़्यादा थी। दारजी इसी तरह अपने कमरे में बंद थे। वो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठे हुए थे और न जाने कब से ऐसे बैठे थे। जब बीबी जान ने कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने इस तरह से दारजी को बैठे देखा तो चलती हुई इनके करीब आ गई और वहीं इनके पास बैठ गई। क्या बात है खान, हम तुमको रात से देख रहा है, तुम काफ़ी परेशान लग रहा है हमको। उन्होंने बीबी जान की बात सुनकर एक गहरा सांस भरा और सीधे होकर बैठ गए। हम बहुत थक गया है मानो। वो बहुत कम बीबी जान को इस नाम से मुखातिब करते थे, वरना वो इन्हें ज़रूर मानो ही कहा करते थे। अगर आज वो इन्हें इस नाम से मुखातिब कर रहे थे तो बीबी जान के लिए चौंकना लाज़मी था। क्या बात है खान, तुम ऐसा क्यों बोल रहा है? बीबी जान ने तफक्कुर से इनकी जानिब देखा। मानो हम अपना खानदान और औलाद संभाल कर थक गया है। अब हम में इतना हिम्मत नहीं है कि हम फिर से लड़ें और खानदान और रवायतों दोनों बचा लें। इनका लहजा बेहद गैर मामूली था, इतना कि बीबी जान बेहद परेशान हो गई। लेकिन तुम्हें इतना हिम्मत है कि तुम अपना खानदान अब बचा सके, लेकिन क्या तुम हमको बताएगा कि हुआ क्या है? बीबी जान ने इनके बाजुओं पर हाथ रखते हुए पूछा तो दारजी ने गहरा हंकार भरा। इसका खत आया है हमारे नाम। वो इस एकदम गहरी सोचों में चले गए थे। किसका खत आया है खान? वो इनकी बात में जबरदस्त करते हुए फिर से सवाल बोल रही थी। 30 साल पहले जो भी हुआ वो इसका सज़ा देना चाहता है हमको। हमारे ख़ानदान को तबाह करके हम नहीं जानता वो क्या करने वाला है, पर हमको खौफ आ रहा है। अब हिम्मत नहीं है हम में कि कुछ भी बुरा होता हुआ देख सके। तो शदीद टूट-फूट का शिकार थे, नहीं कुछ भी नहीं होगा। 30 साल पहले जो भी हुआ है, इस वक्त तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता, हम जानता है। रिवायत और हस्ब-नस्ब सबसे पहले है। वो इन्हें अपने तौर पर बहलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो खुद हकीकी मायनों में परेशान हो गई थी। ज़कवाल ऑफिस में बैठा हुआ था। इसका मूड सख्त ख़राब हो चुका था, क्योंकि इसे अभी-अभी खबर मिली थी कि दारार और इब्तिहाज दार खान जी को बताए बगैर इस्लामाबाद चले गए हैं। तब से ही इसे गुस्सा आ रहा था कि दारार और दार जी की मर्ज़ी के बगैर इब्तिहाज को लेकर इस्लामाबाद चला गया। इतनी जुर्रत आखिर इसमें आई कहाँ से? ये सोच-सोच के इसका दिमाग फट रहा था। मतलब सब कुछ करने के बाद, सारी नाफरमानी करने के बाद भी वही का वही है, और मैंने तो सिर्फ़ अपना हक़ इस्तेमाल करना चाहा था, और वो भी वो हक़ जो शरीयत ने हमें दिया है, और मेरे वो इस्तेमाल करने पर किस तरह मुझे हवेली से बेदखल किया था। और अब जब खुद के पोते ने रवायत के खिलाफ वर्जी की है तो देखता हूँ कि इसे क्या सज़ा मिलती है। अब मज़ा आएगा दार हर सरार खान, मुझे हराने के बारे में सोचा था ना तुमने। अब देखो तुमको किस तरह दारजी की नज़र से गिरते हो, और ये कोई और काम नहीं, और मैं ही अपनी मुबारक ज़ुबान से करूँगा। बस तुम देखते जाओ। तुम्हें हारने पर मजबूर किया तो मेरा नाम भी ज़फ़ान शेर खान नहीं। इसने खुद से कहकर एक तसल्ली बख्श सांस खारिज की और कुर्सी की पुश्त से सर टिका लिया। इसने आंखें बंद की थी कि इसे मसीहा का ख्याल आया, और साथ में अपना रवैया भी याद आया। इसे ऐसे ही थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई थी कि इतना सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। बसर के साथ इसे बुरा लगा था कि एक बार फिर इसने इसे मुखातिब नहीं किया था। बेसाख्ता इसने सोचा था कि इसे बुरा क्यों लग रहा है। अपनी ज़ात की नफ़ी होना होना पर फिर इसकी ज़मीन इसे झंझोड़ने की एक नाकाम सी कोशिश की थी। इसे भी तो बुरा लगता होगा जब तुम इसकी ज़ात की नफ़ी करते हो। ये इसकी ज़मीन ने इससे कहा था, वही मेरे साथ ज़्यादती हुई है। ज़बरदस्ती एक अनचाही औरत मुझ पर थोप दी गई है। वो सब कुछ जानते हुए हकीकत से बड़ी ही आसानी से नज़र चुरा गया था। वो एक ऑफ़िस का मंज़र था जहाँ जहाँ वो अपने बाप के सामने बेहद मुअद्दब अंदाज़ में बैठा हुआ था। वहाँ क्यों था ये वो बहुत अच्छे से जानता था। इसका बाप इससे रिपोर्ट तलब कर रहा था, मगर वो हैरान था कि वो आधे घंटे से अपने बाप के सामने बैठा हुआ है और उसके बाप ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। क्यों? वो ये सवाल खुद से काफ़ी बार कर चुका था, मगर अपने बाप से करने की हिम्मत वो अपने अंदर पैदा नहीं कर पाया था। लेकिन कब तक? आखिर इसने गला खटकारा और अपने बाप को अपनी जानिब मुतवज्जा किया, जो कि इसी चेयर के कुछ सर टेक लगाकर बैठा हुआ था। हाँ फोदैल बच्चे, बोलो क्या पूछना चाहते हो? शायद वो भी अपनी बेटी की आंखों में सवाल पड़ चुके थे। इसका झुंझलाया हुआ चेहरा भी देख चुके थे। पापा जान, मैं ये सोच रहा था जो काम करने का आपने मुझे बोला था वो मैंने अपने बंदों से कहकर करवा तो दिया है, पर आपने भी अभी तक इसकी कोई तफसील मुझसे नहीं मांगी। ऐसा क्यों? इसकी इस बात पर बेसख्ता वो कहका लगा कर हंसे। वो उलझी हुई निगाहों से इसकी जानिब देख रहा। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम ये काम सब तुम्हें सौंप कर खुद हाथ पर हाथ रखकर बैठ गया है? हाँ गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो देखा है ना, इसके बाद तो हमारे दिल में एक ठंडी फवार पड़ गई है। वो खौफ जो किसी को खोने का होता है ना, वो खौफ जो 30 साल पहले हमारे अंदर था, हमारे दिल में था, हमारे चेहरे का हाथा किए हुए होता था। आज वही खौफ किसी बहुत अपने और प्यारे को खोने का सरदार अशमल के चेहरे पर देखा हमने। एक सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ है हमें। शिद्दत से इंतज़ार है इस वक़्त का जब वो टूट कर बिखरेगा, जैसे हम टूटा था। वो अपनी बात ख़त्म कर चुके थे, जबकि फ़ोदैल हैरान था अपने बाप की बातों से, जिसके अंदर खान हवेली के वकीलों के लिए बेइंतहा नफ़रत बोल रही थी। अरसल के बेहद इसरार के बावजूद दारार इस बात पर राज़ी नहीं हुआ था कि वो अरसल के घर रुके, इसलिए इसने ड्रॉप करने के बाद वो इब्तिहाज को लेकर इस्लामाबाद में इल्हाम के फ्लैट में आ गया, जिसकी चाबी इसने कुछ दिन पहले ही इससे ली थी। दरवाज़ा खोलकर इसने इब्तिहाज को अंदर जाने का इशारा किया और फिर खुद भी इसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। फ्लैट काफ़ी कशादा था, फुल फर्निश्ड था। ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, बस काफ़ी अरसे से बंद होने की वजह से इसमें सफाई की ज़रूरत थी। आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं तब तक मार्केट से 1 हफ़्ते के हिसाब से कोई ज़रूरत का सामान लेकर आता हूँ। और याद रखिएगा, आप यहाँ किसी को जानती नहीं है, इसलिए मेरे आने तक चाहे कोई भी आए, आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगी, समझ गई ना? मैं चाबी साथ लेकर जा रहा हूँ।
اس لیے خود ہی کھول کر آ جاؤں گا، وہ کہہ کر الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ حالانکہ وہ کافی تھک چکا تھا، پر فی الحال اسے اپنی ضرورت کے حساب سے سامان لانا تھا۔ اس کے ساتھ جاتے ہی انبہاج نے گہرا سانس لیا اور ایک جانب دھول سے اٹے ہوئے صوفے سے دھول جھاڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بیٹھ کر فلیٹ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ فلیٹ تو اچھی حالت میں ہے، بس اسے صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس نے خود سے کہا۔ اپنی سیاہ چادر اتار کر اس کی جانب رکھی اور خود سائڈ پر بنے چھوٹے سے اوپن کچن کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے یک کے بعد دیگر سارے کیبن کو کھول کر چیک کیا، کچھ چیزیں بھی موجود ہی تھی، البتہ برتن موجود تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بند پڑی ہوئی فریج کا سوئچ لگا کر اس کو چالو کیا اور پانی کی بوتلیں بھر کر سائڈ پر رکھی۔ پھر خود ایک گلاس پانی پیا اور آدھا ادھر ادھر بکھرا ہوا تھوڑا بہت سامان سمیٹ کر خود کچن سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر اس نے درمیانے سائز کے لاؤنج پر ایک نظر ڈالی۔ وہاں ایک صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا اور درمیانے سائز کے شیشے کی میز۔ اس نے دھول مٹی سے اٹی ہوئی چادریں صوفوں سے ہٹائی اور انہی چادروں سے سارے صوفے جھاڑے، ان کے کشن اچھے سے رکھے اور اچھے سے میز صاف کیے۔ اسے صحیح کر کے رکھ کر اب قدرے بہتر حالت میں لگ رہا تھا۔ لاؤنج کام کرتے ہوئے اس سے دوپٹہ اسے بار بار تنگ کر رہا تھا۔ اس نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف صوفے پر رکھا اور جگہ جگہ سے دھول مٹی صاف کرنے لگی۔ پھر اس نے کمرے کا رخ کیا، وہاں بھی ایک مناسب سا ڈبل بیڈ تھا۔ حویلی میں تو دارا کا کنگ سائز بیڈ تھا اور یہاں بس مناسب سا بے اختیار ہی اسے ایک جھرجھری سی آئی تھی۔ اس نے جھٹک کر کمرہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ بیڈ پر بیڈ شیٹ کی ضرورت تھی، پر اسے کہیں بھی بیڈ شیٹ نہیں دکھی تھی۔ اس نے پرانی دھول سے اٹھی ہوئی بیڈ شیٹ اتار کر نیچے پھینکی اور نئی بیڈ شیٹ کی تلاش میں کمرے میں ایک طرف بنی ہوئی چھوٹی سی وارڈروب کھولی جو خالی تھی۔ اس نے وارڈروب میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے اوپر والے حصے میں کچھ بیڈ شیٹس نظر آ گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیڈ شیٹس نکالے کیسے، کیونکہ وہ بہت اونچی رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے ایک چھوٹا سا سٹول کچن میں پڑا ہوا نظر آ گیا۔ وہ سٹول لے کر آئی، اس نے وارڈروب کے سامنے رکھا، خود اوپر چڑھ گئی۔ اس نے بیڈ شیٹ میں سے ایک مناسب سی منتخب کی اور نکال کر اترنے ہی والی تھی جب سٹول ان بیلنس ہوا، وہ گرنے ہی والی تھی۔ بے ساختہ اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی تارا نے اسے تھام لیا۔ ارے آرام سے۔ اس نے اسے پکڑ کر آرام سے نیچے اتارا تھا۔ انبہاج کو بے حد شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ جو ہی انبہاج نے اس کی طرف منہ کیا تھا، بے ساختہ تارا کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ انبہاج پریشانی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، پر اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیا ہوا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ اپنا چہرہ دیکھو ذرا، تارا نے اس کے چہرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو انبہاج نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے میرے چہرے کو؟ اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھوتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے آئینے کے سامنے لے گیا اور وہاں جا کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ انبہاج نے اپنی پلکوں کی بال اٹھا کر خود کو عکس آئینے میں دیکھا۔ اس کی ناک پر اور رخسار پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ انبہاج اپنا حلیہ دیکھ کر پہلے تو شرمندہ ہوئی، لیکن پھر تارا کو ہنستے ہوئے دیکھ کر مسکرا دی۔ بے ساختہ اس نے آئینے میں اپنے پیچھے کھڑے اس شخص کو دیکھا تھا اور اس کی مسکراہٹ وہی سمٹی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی ہو، کیونکہ وہ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا ہی نہیں کر پاتی تھی کہ اس شخص کو دیکھ کر جو سکون اس کے اندر اترتا تھا، اس سکون کی حدت کو محسوس کر کے مسکرا سکے۔ اور اب بھی وہ خاموشی سے سپاٹ چہرے کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑی، پر دل تھا کہ اندر ایک ہلچل مچا رہا تھا۔ کب تک نہیں مسکراؤ گی انبہاج بی بی؟ کب تک دھڑکنوں پر پہرے بٹھاؤ گی؟ آخر کو تو سیے ہوئے لب کھولنے ہی پڑیں گے نا۔ میرا اندر بھی تھک گیا ہے اس شخص کے عشق کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے، اور یقین کرو دن بہ دن اس بوجھ میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، تو تم اسے ہلکا کرو مجھ پر سے، بتا دو اسے کہ کیا ہے وہ تمہارے لیے۔ دل بڑے زور و شور سے انبہاج کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور دارا تب تک اس کے پیچھے سے ہٹ چکا تھا۔ تمہارے اندر اس شخص کے بوجھ سے پھٹ بھی جائے گا، تو بھی تمہیں یہ بوجھ اٹھانا ہی ہے، کیونکہ انبہاج سب برداشت کر سکتی ہے مگر عشق میں ہار نہیں، اور ابھی میری ہارنے کی لمحات نہیں آئے۔ جب آئیں گے نا تو پھر اس شخص کے وجود کا بوجھ بھی تم پر سے ہٹا دوں گی۔ اس نے بہت بڑی عمدہ دلیل سے دل کو قائل کیا اور حیرت انگیز طور پر دل بہت جلد قائل ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر واش روم میں فریش ہونے چلی گئی، کیونکہ اسے اپنی حالت بہت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ محبت ٹوٹ جائے تو اسے باہوں میں لے لینا، بہت ہی پاس کر کے اسے تم جانے نہیں دینا۔ وہ دامن چھڑائے تو اسے تم قسم دے دینا۔ دلوں کے معاملوں میں تو خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، تم ان خطاؤں کو بہانہ مت بنا لینا۔ محبت ٹوٹ جائے تو تم اسے بنا لینا، اگر نہ مانے تو باہوں میں لے لینا۔ وہ سارا دن رنداوا بیگم کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور چھوٹے موٹے کام بھی ساتھ ساتھ دیکھتی رہی، اور پھر شام میں جب ماما بھی یونیورسٹی سے واپس آ گئی تھی تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تو انہوں نے چائے پی اور ہلکی پھلکی گپ شپ بھی لگا رہی تھی کہ مسیحا یا ماما کے چہرے پر غور سے دیکھ کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ماما نے اسے اپنی طرف اتنے غور سے دیکھتا پایا تو بے اختیار سے پوچھ بیٹھی، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سوال بڑا سادہ سا تھا، سکون۔ اس نے بڑے آرام سے اس کا جواب دیا تھا، تم اس سکون کو میرے چہرے پر کیوں تلاش کر رہی ہو؟ شبابا حیرت زدہ ہوئی تھی، کیونکہ تمہارا چہرہ ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، لیکن کچھ دنوں سے جیسے اس سے سکون غائب سا ہو گیا ہے۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ آخری بات پر لب خود بخود مسکرائے تھے۔ محبت؟ ارے شکر اللہ کا، اس عذاب سے میں ابھی تک بچی ہوئی ہوں۔ اور ہاں، سکون کی بات جہاں تک ہے تو سکون بھی دھوپ چھاؤں سا ہوتا ہے۔ جب دل اچھا ہو تو چھاؤں میں ٹھنڈی فوار بن جاتا ہے، اور جب دل برا ہو تو دھوپ میں وبال جان بن جاتا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بڑے آرام سے سکون کی تفصیل بیان کر رہی تھی۔ تمہاری باتیں خوف دلا رہی ہے مجھے، مسیحا نے اس کی باتوں پر حیران ہو کر اس سے کہا تھا۔
क्यों इसमें खौफ आने वाली कौन सी बात है? तुम खुद भी तो इस तरह की गुफ्तगू करना शुरू हो गई हो, बहुत सुलझी हुई, हर वक्त छोटा झूठा और बेमकसद मुस्कुराती रहती हो, जैसे किसी ने लेबल देना हो तुम्हें कि जो जितना बर्दाश्त करेगा वही सिकंदर। बस यहाँ हैरत से इसकी जानिब देख रही थी, इसे समझ नहीं आ रहा था इसे क्या हुआ है, इसको क्या कहे जवाब में। वो बस इसे एक दिक देख रही थी। फिक्र मत करो, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ये जो तुम्हारा चेहरा है ना सारे जवाब दे देता है। जब मामा ने गोया इसे मुश्किल से निकालना चाहा था, जाओ तुम्हारे शोहर के आने का वक्त हो गया है, जाकर खुद को संवारो ताकि वो तुम्हारी तरफ देखे। वो इससे कहकर वहां से उठकर चली गई। बस यहाँ हक तक वही बैठी की बैठी रह गई। ये कौन सी बाबा थी जो आज इसके सामने बैठी हुई थी और इसे लाजवाब करके चली गई थी। वो खुद भी वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। वो अब तैयार होने के बारे में सोचने लगी। कमरे में आकर इसने वार्डरोब खोली और अंदर से अपने लिए एक पीच और ब्लैक फ्रॉक निकाला जो कि घुटनों से जरा नीचे तक आता था। साथ में ब्लैक ट्राउजर और टाई डाई ब्लैक और पीच दुपट्टा था। बसिया ने नहाकर पहन लिया और गीले बाल पुष्प पर ही खुले छोड़े हुए थे, जिनमें से पानी के कतरे टपक रही थी। वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। मेकअप वो भी नहीं करती थी, बस हल्का सा पीच लिप ग्लो लगा लिया और कानों में छोटे छोटे ब्लैक टॉप्स पहन लिए। नाक में पहनी हुई डायमंड नोजपिन इसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को और भी दिखा रही थी। वो बड़ी फुर्सत से खुद को आईने में संवार रही थी, इस बात से बेखबर कि किसी ने इसकी एक एक अदा को अपने दिल में कैद किया है। बेचारा ज़कवान अभी अभी ऑफिस से आया था और चेंज करने कमरे में आया था। जब इसे आईने के सामने बहु गुफ्तगू पाया तो वहीं रुककर इसे देखने लगा। वो न चाहते हुए भी के बावजूद खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और पीछे से जाकर इसे अपने हिसार में ले लिया। बस या तो इसकी इस हरकत पर चाह थी वही की रह गई थी। ये क्या कर रहा था वो समझने से कासिर थी। बहुत चालाक लड़की हो तुम। मैंने सिर्फ सुबह ये बोला था कि अगर तुम तैयार हो गई तो मैं तुम्हें देख लूंगा, मगर तुम तो यार पूरी की पूरी क़यामत ही बन गई हो, जो मेरे जैसे बन के मजबूत दिल को भी बड़ी रसानियत से हिला रही हो। वो इसी तरह से थामे हुए बोल रहा था और बसिया का दिमाग माऊफ हो रहा था। छोड़े मुझे और ये खुशफहमी निकाल दे कि मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ, बसिया ने तड़क कर कहा। तो ज़ुबान ने भवेच गाई, अच्छा नहीं हुई तो अब हो जाओ। वो खोए खोए लहजे में बोल रहा था। बसिया को लग रहा था वो पागल हो जाएगी इस शख्स के साथ रहते हुए। देखिए आप, शहादत की उंगली उठाकर इसे तनबिया की। क्या देखूं, सारी खुशफहमियां तो तुमने खत्म कर दी है। वो बेहद बेचारगी से इससे कह रहा था। वसिया अभी भी इसके हिसाब में ही थी। अचानक ज़कवान ने इसके बालों पर अपने लब रखे दिए। वसिया ने पहले हैरत और फिर परेशानी से इसे देखा, जो अब इसे छोड़कर वहां से वॉशरूम फ्रेश होने चला गया। वसिया वही खड़ी रह गई। वो अपनी मर्जी का काम कर लिया पर एक सॉरी नहीं बोला गया। वो बुड़बुड़ाते हुए चिढ़कर कह रही थी, पर यह बात भी सच थी कि ज़कवान का लफ्ज़ इसने आज पहली बार महसूस किया था और इसे अपने अंदर तक सकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। वो बाहर जाने ही वाली थी कि अभी अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा ओढ़कर इसे फिर से इसकी आवाज़ आई। वो वॉशरूम से बाहर आ चुका था। फ्रेश होकर वो आउट ऑफ वाइट शलवार कमीज में दिखरा दिखरा सा था। रुको मेरे साथ जाना। तौलिए से बाल रगड़ते इसने इसे रोका था। क्यों? वो मुंह बनाकर चिढ़कर इससे बोली थी। हर बात पर इतने सवाल करती हो, तुम खामोश होकर साइड पर खड़ी रहो। एक बार बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। वो थोड़े से सख्त लहजे में इससे मुखातिब हुआ था। वो दोनों बाजू फोल्ड किए करके मुंह पर फुलाकर साइड पर खड़ी हो गई। डायमंड नोज पिन अब भी इसके चेहरे पर चमक रही थी। ज़कवान ने आईने के सामने बाल सेट करते हुए मुस्कुराया था। बाल बनाकर टॉप फोल्ड स्प्रे करके वो मुड़ा था और बसिया का गुस्सा वाला चेहरा देखकर इसे हंसी आई थी। इसने इसकी नोज़पिन वाली नाक दबाई थी। चले फिर बेगम साहिबा। वो कुछ भी बोले बगैर के साथ नीचे आ गई। तो दावा बेगम ने दोनों को साथ देखकर दोनों के दिल ही दिल में नजर उतारी थी और माशाल्लाह बोला था। दूरी खाना लगा चुकी थी। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे खाना खाने, पर जब बाबा अभी भी चुप अपनी प्लेट पर झुकी हुई थी। एक बार फिर ज़कवान को तकलीफ का एहसास हुआ। बहुत दिन हो गए थे इसने अपनी बहन से बात किए हुए। इंतज़ारा की तबीयत अब बहुत बेहतर थी। आराम करने और दवाई खाने के वजह से वो बिल्कुल ठीक तो नहीं थी, पर पहले से बेहतर ज़रूर थी। इसलिए अब अपने कमरे से निकलकर वो बीबी जान की गोद में सर रखकर सरार खाने में लेटी हुई थी। बीबी जान इसे मुख्तलिफ तस्बीह पढ़कर दम कर रही थी कि अचानक इसने लेटे लेटे ही बीबी जान को मुखातिब कर दिया। बीबी जान, क्या आप दारजी को पहले से जानती थी शादी से? बीबी जान ने इसके सवाल पर चौंक गई, लेकिन फिर संभल कर गोया हुई। नहीं जानती तो नहीं थी, पर देखा ज़रूर था। बीबी जान ने इसके बालों में उंगलियां जलाते हुए कहा। एक और सवाल इंतज़ारा की जानिब से आया। एक हवेली में मेरे ताया के बेटे थे। अपनी हवेली में मेरे ताया के बेटे थे तुम्हारे दारजी। बचपन से तय था मेरा रिश्ता इनसे। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए बताया। तो इंतज़ारा के चेहरे पर तजस्सुस उभरा। आपको कभी ख्वाहिश नहीं पैदा हुई कि आप दारजी को जाने या मिले? मुतजस्सिस चेहरे से इसने पूछा। तो बीबी जान संजीदा हो गई। हुई थी, पर खान हवेली चाहे कोई भी हो, वहाँ की बेटियों को ख्वाहिशात पालने की इजाज़त नहीं होती बच्चे। ठंडी आह भरते हुए उन्होंने कहा। तो इंतज़ारा का चेहरा बुझ गया। पर क्यों बीबी जान, क्या खान हवेली की बेटियां इंसान नहीं होती? एक और सवाल। पर बीबी जान गहरा सांस भर कर रह गई और फिर खुद को कदरे संभालते हुए तल्ख और सपाट लहजे में बोली। नहीं, खान हवेली की बेटियां इंसान नहीं होती, वो बादी होती है अपने खानदान और रवायत की, जिनको कोई हक नहीं होता कि वो कोई ख्वाहिश दिल में पाले। वो नाहबा वक्त अपने खानदान की इज्जत और वक़ार हमेशा थैली पर लेकर घूमती है और बहुत मुहतात होकर चलती है कि कहीं ये इज्जत और वक़ार फिसल ना जाए। हाथ से जानती हो, जब जब ये इज्जत और वक़ार फिसले हैं ना,
तब तब नस्लों की नस्लें तबाह हुई है। वो कहकर खामोश हो गई थी, पर इंतसारा के लिए नई पहेली छोड़ गई थी, क्योंकि वो भी खान हवेली की इज्जत और वकार अपनी हथेली पर लेकर घूम रही थी, पर वो कहीं न कहीं इसकी हिफाजत नहीं कर पा रही थी। इसे ये वकार खतरे में नजर आ रहा था और इसे अपनी इज्जत और वकार को हर कीमत पर महफूज रखना था और खान हवेली की बेटी होने का फर्ज अदा करना था। वो फ्रेश होकर मुँह हाथ धोकर आई तो दरार कहीं भी नहीं था। इसने सारा फ्लैट छान मारा, पर वो इसे कहीं नहीं दिखा, लेकिन किचन काउंटर पर पड़ा हुआ कागज़ ज़रूर पढ़ लिया था। इसमें लिखा था वो वॉशरूम में थी और वो मीटिंग से लेट हो रहा था, इसलिए बगैर बताए जा रहा था। तुम दरवाज़ा मत खोलना, चाहे जो भी हो जल्दी आ जाऊँगा। इसने कागज़ पढ़कर गहरा सांस भरा और स्लिप पर पड़ा हुआ इसका लाया हुआ सामान देखने लगी। सारी चीज़ें देखकर इसने साइड पर रखी। इसे भूख का एहसास हो रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। इसे कुछ भी बहुत अच्छा बनाना नहीं आता था, क्योंकि कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई थी कि वो कुछ पकाती, इसलिए परेशान थी कि क्या करे। इसने किचन में देखा कि वो क्या पका सकती थी। ग्रॉसरी में दारार कुछ सब्जियां भी लाया था, साथ में डबल रोटी अंडे भी थे। इसने सब्जियां काटी और इनमें चिकन मिक्स कर फ्राई करके सैंडविच बना लिया और साथ में अपने लिए चाय का एक कप बनाकर किचन काउंटर पर ही बैठकर खाने लग गई। सैंडविच खिलाफे तब का अच्छा बन गया, वो भी खुश हो गई कि चलो अच्छा बन गया, शुक्र है। इसने खाकर बर्तन धोकर साइड पर रखी और बाहर लाउंज में आ गई। अब इसे शदीद बोरियत का एहसास हो रहा था, क्योंकि इसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, वरना हवेली में तो बहुत से काम होते थे जो वो कर लेती थी। पता नहीं ये शख्स किस बात की सज़ा देने मुझे यहाँ ले आया है। लगता है अब एक हफ्ता तन्हाई से मारेगा मुझे। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर को करे क्या। वो टीवी लगाकर बैठ गई। अब तो घर की भी सफाई कर ली थी। असर का वक्त हो गया तो टीवी बंद करके नमाज़ पढ़ने उठ गई। अभी वो असर की नमाज़ पढ़ ही रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने सलाम फेर कर दुआ मांगी और पीछे मुड़कर देखा तो वो सोफे पर आड़ा तिरछा जूतों समेत लेटा हुआ था। आंखें बंद थी। इसके चेहरे से ही थकावट के आसार नुमायां हो रही थी। इससे अंदाज़ा हो गया था कि वो किस कदर थका हुआ है। सारा दिन ड्राइव की और अब मीटिंग अटेंड करने चला गया था और अब तो इसकी थकावट लाज़मी थी। वो चाय नमाज़ तय करके इसकी जानिब बढ़ी। इसकी नज़र सबसे पहले इसके जूतों पर गई थी। वो नीचे झुकी और इसके जूतों में कैद पाँव था। एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई थी। इसने जूते का तस्मा खोला और जूता उतार कर साइड पर रखकर जुराबें उतारी। इसी तरह इसने इसके दोनों जूते उतार दिए थे। वो हल्का सा कसमसाया था, पर वो गहरी नींद में था। इसने इसका कोट उठाकर साइड पर रखा और इसकी टांगें उठाकर ऊपर रखकर अंदर कमरे से कंफर्टर लाकर इसके ऊपर डाल दिया। माथे से इसके बाल हटाए और अपना हक समझते हुए इसने इसके माथे को चूम लिया और एक अजीब सी सरशारी हो रही थी। इसे ये काम इसने इतनी चोरी किया था कि शायद वो खुद को भी नहीं बताना चाह रही थी कि कैसे वो इसकी ज़ात पर अपना हक समझती है। तो सीधी खड़ी से देख रही थी। तुमने मेरा दिल ले लिया है, मुझे अपनी मोहब्बत बुलाओ। तुम मेरी आँखों की खूबसूरती हो, तुम्हें मैं कैसे बताऊँ कि तुम मेरे लिए क्या हो? तुम कब समझोगे कि मेरी सांसें तुम्हारी सांसों से जुड़ी हुई है? तुम्हें मोहब्बत हो गई और बेहद शदीद हो गई, और वो किसी और से नहीं, मुझसे, बेहाश दरार सरार खान से हो गई। जिस तरह जिस तरह तुम्हारा नाम मेरे नाम का हिस्सा है, इसी तरह तुम्हारा वजूद भी मेरे वजूद का हिस्सा होगा। ये यकीन है मुझे, जिस पर मैं खड़ी हूँ और तब तक खड़ी रहूँगी जब तक तुम मेरे नहीं हो जाते। इसने इसको वहाँ से हटाया नहीं था। वो इसे बेआराम नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद चुपचाप वहाँ से अंदर आकर बेड पर लेटकर कंफर्टर ओढ़कर सो गई। मेरे इश्क दे विच माशूम न हो, नहीं आज तक गलत निगाह कीती, तेरी हर मुलाकात में इंज कीती, जिंज जिंज मूसा नाल खुदा कीती, नहीं फर्क कितना तेरी पूजा विच, नहीं खतरा दी परवाह कीती, एक तेनू रब नहीं कह सकता, बाकी हर रस्म अदा की थी। अगली सुबह दसारा ने लाजमी तौर पर यूनिवर्सिटी जाना था। आगे ही इसका बहुत हर्ज हो गया था, इसलिए अब तो इसे लाजमी जाना था। राहिबा पानो सुबह इसे उठाने के लिए पहुंच गई थी और वो उठ भी गई थी। तकरीबन 5 मिनट बाद वो तैयार होकर चादर लेकर हवेली के पोर्च में खड़ी थी। गुलखान बाबा ने गाड़ी निकाली। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, गाड़ी हवेली का गेट अपूट कर गई। जो ही वो मेन शहरा पर दाखिल हुई, इंतज़ारा को फिर से अजीब सा एहसास हुआ था, वैसे ही जैसा इसे बसिया के घर जाते हुआ था। इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसके दिल को अजीब किस्म के वहम सता रहे थे। इसे लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। गुलखान एक गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने रोक दी और वो उतर कर अपनी चादर संभाल कर अंदर चली गई। इसे इत्मीनान हो गया था कि जो कोई भी होगा वो कम से कम यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं आ सकता। यही चीज़ इसे ज़रा सी सुकून में मुब्तला कर रही थी। वो जो ही अंदर पहुंची, इसे सामने से यमामा आती हुई दिखाई दी, तो इसने सुकून का सांस लिया। कैसी हो तुम? सारा से मिलते हुए पूछा तो यमामा मुस्कुरा दी। मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? यमामा ने इसके साथ चलते हुए कहा, हम ठीक। अच्छा, मुझे तुम्हें एक चीज़ देनी थी, शबाबा ने एकदम से कहा। तो सारा ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। क्या? इसने बैग में हाथ डाला और वही खत निकाला जिसका जवाब इसने लिखा था। वो खत इसने इंतज़ारा की जानिब बढ़ाया, ये सभी को दे देना। निगाहें झुकाते हुए इसने कहा तो इंतज़ारा ने मुस्कुराहट दबाई। ओह! आँखें घुमाते हुए इसने कहा तो जवाबा ने इसे घूर कर देखा। क्या ओ कर रही हो? इसके बाजू पर चुटकी भरते हुए जवाबा ने कहा तो इंतज़ारा ने खिलखिलाकर गहरी सांस भरी। शुक्र है तुमने बीच में मेरे लाला का थोड़ा ख्याल तो नहीं किया कि इन्हें ये जवाब अब दे ही दो। बेचारे तुम्हारे खत के जवाब में सूख रहे हैं। आगे ही हवेली में इतनी टेंशन है।
बेंच पर बैठते हुए इसने कहा। तो ये बाबा ने हैरत से इसकी जानिब देखा। टेंशन किस बात की? सवालिया निगाहें इंतसारा के चेहरे की जानिब मरकूज थी। यार एक तो दारा लाला और बीबी इस्लामाबाद चले गए, किसी को भी बताए बगैर, और दूसरा दारजी किसी वजह से बेहद परेशान है। इंतसारा रवानी में बोली तो जब बाबा हैरत ज़दा हुई। किस वजह से परेशान है दारजी? इसकी मुकम्मल तवज्जो इंतसारा की जानिब भी थी। ये तो किसी को भी नहीं पता, बस इतना सुनने में आया है कि कोई पर्चा लेकर गया था दारजी के नाम, और जब से वो पर्चा पड़ा है तब से दारजी अपने कमरे में ही बंद है। जब बाबा ये सब कुछ सुनकर हकीकी मायनों में परेशान हो गई थी। इसके लिए सब कुछ खिलाफ तवक्का था, क्योंकि दारजी कभी भी किसी भी मामले में परेशान नहीं होते थे। और फिर अब ऐसा क्या हुआ था जो वो इस कदर परेशान है? इंतसारा ने इसी खौफ के साथ सारा दिन गुजारा और अपनी सारी क्लासेस ली। फारिग होते ही वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। इसने अपना चेहरा अपनी सफ़ेद चादर से मुकम्मल ढका हुआ था। वो यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकली तो इसे सही मायनों में सर्दी का एहसास हुआ था। इसने इधर उधर निगाह की कि कहीं से गुलखान बाबा की गाड़ी नजर आ जाए। इतनी देर में जब बाबा भी यूनिवर्सिटी से बाहर आ गई। क्या हुआ, गुलखान बाबा आए नहीं अभी तक? जब बाबा ने चादर दुरुस्त करते हुए कहा तो इंतसारा ने इसकी जानिब देखा। वही देख रही थी, नजर तो नहीं आया अभी का कहीं। इसने इधर उधर देखते हुए कहा, लेकिन भाई से कोई भी नजर नहीं आया। किसी की तेज निगाहों की तपिश अभी भी इसका चेहरा झुलसा रही थी। जो ही इसे एहसास हुआ, इसने इधर उधर देखा मगर इसे कोई नजर नहीं आया। दरिया खान जब बाबा को लेने पहुंच गया था, वो इससे मिलकर अपनी गाड़ी में बैठ कर चली गई। वो अभी वही खड़ी थी। ये पहली ज़्यादा देर तक ये पहेली ज़्यादा देर तक पहेली नहीं रही थी, जिसमें पिछले कुछ दिन से वो गिरफ्तार थी। वो इसी वक्त हल होनी थी और इसी वक्त हो गई थी। जो सीधी खड़ी थी, जब इसे अपने कंधे पर किसी का दबाव महसूस हुआ था। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके अंदर करंट भर दिया हो। वो एकदम तेज़ी से पलटी थी। इसे अपने इतने करीब किसी मर्द को देखकर अपने पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। इसे अपना हलक खुश्क होता हुआ महसूस हो रहा था। इसकी हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो कहाँ कभी किसी ऐसी सूरत हाल से गुजरी थी। इसने खुद में हिम्मत पैदा करके अपना आप इसका हाथ के दबाव से आज़ाद कर दिया। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? इसने कपकपाहट पर काबू पाते हुए मजबूत लहजे में इससे कहा था। मुकाबिल इसकी बात को जवाब देने के बजाय कहकहा लगाकर हंसा। इंतज़ारा को इसकी हंसी और कहकहे मजीद खौफ में मुब्तला कर रही थी। कौन कौन हो तुम और दूर दूर रहो मुझसे। एक बार फिर जवाब में कहकहा ही सुनाई दिया। वो अब सही मायनों में उलझ गई थी। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। और जहाँ तक बात रही हाथ लगाने की, तो ये लगा लिया हाथ। इसने अब के कपकपाते हुए हाथ पर अपना गर्म हाथ रखा। इंतज़ारा ने करंट खाकर अपना हाथ इसके हाथ से निकाला। वो एक बार फिर कहका लगाने के बजाय मुस्कुराया। इंतज़ारा को इसकी मुस्कुराहट जहर लगी थी। क्या चाहते हो? इंतज़ारा ने शोला जवार लहजे में पूछा। तो मुकाबिल एक बार फिर मुस्कुराया। बस तुम्हारी रजामंदी है। जवाब इंतहाई आराम से दिया गया था। रजामंदी? अब इंतज़ारा को अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वो जल्द से जल्द इस शख्स से दूर जाना चाहती थी। फौदैल ने अपने क्लासेस उतारे थे और एक बार फिर इंतज़ारा की जानिब मुतवज्जह हुआ था। मेरे पापा जल्द में हवेली आएंगे तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर। तुमने बस इतना करना है कि इस रिश्ते पर अपनी रजामंदी जाहिर करनी है। मुझे हुक्म तो नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारी रजामंदी चाहता हूँ। वो कहकर खामोश हो गया था। पर इंतज़ारा की तो गोया काटो तो जिसम में लहू नहीं है, वो वाला हिसाब था। बहुत तक इसकी जानिब देख रही थी। क्या मैं बहुत हैंडसम हूँ जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो? वो ब्राउन शलवार कमीज में मलबूस था। चेहरे पर शरारत और सख्त तासुर एक वक्त थे। भूल है तुम्हारी, मैं सिर्फ मुखचिप की हूँ, समझे? वो बात नहीं कर रही थी, वो चिल्ला रही थी। आसपास के लोग इसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। इसने उंगली उठाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। चल तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किसकी हो। वो कहकर अपनी ग्लासेस लगाकर वहाँ से अपने गाड़ी की तरफ चला गया था। जबकि इंतज़ारा को भी गुलखान नजर आ गया था। वो तकरीबन भागते हुए अंदाज में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। गुलखान गाड़ी चला रहा था, मगर वो मुसलसल पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। हालांकि वो जानती थी अब वो पीछे नहीं आएगा। एक अजीब सा खौफ था, इससे वो पागल होने वाली हो गई थी। सोच सोच कर कि इसके साथ ये सब क्या हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कैसे कोई मेरे रिश्ता भिजवा सकता है। ये नहीं हो सकता। मैं तो वो चिपकी हूँ, बस इसी के नाम पर हूँ। फिर ये शख्स कौन था जो मुझे ऐसा कहकर गया था? ये सब क्या हो रहा है? बेसाख्ता इसने अपना सर थामा था। इतनी देर में गाड़ी हवेली के पोर्च में दाखिल हो चुकी थी। वो तेज़ी से उधर अंदर चली गई। इसने किसी को भी सलाम नहीं किया और ना ही किसी की तरफ देखा। वो इस वक्त किसी से भी बात करने की हालत में नहीं थी। अपने कमरे में पहुंचकर इसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और बेड पर सर थाम कर बैठ गई। बीबी आप कहाँ हैं? मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है और मैं किसी को बता भी नहीं सकती। आप तो जानती है ना, अगर हवेली में किसी को ये बात पता चल गई तो मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया जाएगा। मैं किस किस को बताऊँ, किस किस से कहूँ? अपने दिल की बात में पागल हो जाऊँगी आपके बगैर। जल्दी आ जाए प्लीज़ आप। वो काफ़ी देर बिहाज को मुखातिब करके इससे बातें करती रही, मगर फिर एक ख्याल फौरी इसके जहन में आया और वो था बसिया का। हाँ, मैं बसिया को बता सकती हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड को। मैं कल ही इसकी तरफ जाऊँगी। इसके पास ज़रूर कोई हल होगा। मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता वो शख्स ऐसे ही कह रहा हो, असल बात कोई हो ही ना। बस इसे ये सब बातें अब बसिया से करनी थी। वो ऐसे ही सोचते सोचते लेट कर सो गई थी। इस बात से अनजान वक्त इसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लाने वाला है। सुबह अपने मुकर्रर वक्त पर इसकी आँख खुल गई थी। इसने उठकर फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर फ्लैट के साथ बनी छोटी सी टेरेस में बालकनी में आकर खड़ी हो गई। इस वक्त दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए इसने अपना चेहरा नहीं ढांपा हुआ था। वो सुबह की ताज़ा हवा को महसूस कर रही थी। कहीं से हल्के हल्के परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। वो वहाँ पड़ी हुई पेड़ की कुर्सी पर बैठ गई। इसने पता ही नहीं चला कि इस कुर्सी पर बैठे बैठे इसकी आँख लग गई।
इस्लाम आबाद का मौसम इंतहाई सुहाना था। फिजा में सर्दी का राज था। इब्तिहाज ने भी गर्म शॉल ओढ़ी हुई थी। 2 घंटे वो वहीं सोती रही। दारा की आँख खुली। इसने सोफे से कम्फर्टर हटाया तो इसे रात वाली बात याद आई कि वो किस तरह से यही सो गया था। एक नज़र नीचे पड़ी तो इसके जूते और जुराबें भी वहीं पड़ी हुई थी। इसे अचानक इब्तिहाज का ख्याल आया था। वो सोफे से उठकर अंदर कमरे की जानिब बढ़ा था, लेकिन इसके औसार खता हुए जब इसने कमरे का बेड खाली देखा और इसके बाद वॉशरूम भी। वो हड़बड़ी में कमरे से बाहर निकला और इसने सारा फ्लैट छान मारा, लेकिन वो इसे कहीं भी नजर नहीं आई थी। आखिर पर सिर्फ बालकनी रह गई थी। जो ही इसके आगे बढ़कर बालकनी का दरवाज़ा खोला, वो इसे कुर्सी पर सोती हुई नजर आई। हल्की हल्की धूप में इसका सुर्ख और सफ़ेद चेहरा चमक रहा था। सुनहरी जुल्फें दुपट्टे से बाहर झाँक रही थी। धूप में इसके गाल हल्के हल्के गुलाबी हो रहे थे। थोड़ी पर स्याह पूरी तरह से चमक रहा था। थोड़ी पर स्याह तिल पूरी तरह से चमक रहा था। चेहरे पर दाग की मासूमियत थी। वो खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया था। वो इतना खूबसूरत मोम बावजूद अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ दुनिया माफिया से बेखबर इसकी दस्तरत में था। इस वक्त इसके दिल में इस वजूद को हासिल करने की ख्वाहिश बड़े ज़ोर से जगी थी, पर मुश्किल ये थी कि इस वजूद का शोर कोई आम मर्द नहीं था तो इसके बेखबर होने का फ़ायदा उठा था। वो दारार था जिसने कहा था वो इसे हासिल करेगा, लेकिन तब जब ये वजूद दिल से पाक होगा, जब ये मेरे काबिल होगा, तब इस वक्त वो हासिल करेगा अपनी तमाम तर हकूक जिनकी झील अभी तक इसने इसको दी हुई थी। तुम्हारा चेहरा मुझे पागल बना देता है, मगर तुम्हारा दिल मैला है, ये पाकीज़ा नहीं है। इस दिल में मुझसे पहले कोई और है, तो कैसे बर्दाश्त करूँ मैं कि मेरी चीज़ पर कोई और काबिज़ रह चुका है। वो इसके पास इसके सामने बैठा था और गौर से इसकी जानिब देख रहा था। इसने अपने हाथों से इसके गाल छुए थे। शिद्दत से ख्वाहिश हो रही है मुझे कि काश तुम अपने मासूम चेहरे की तरह दिल से भी पाक होती, तो आज शाम से तुम सिर्फ मेरे साथ मेरे बिस्तर पर ही नहीं बल्कि मेरे दिल पर भी राज करती। तुम्हारी खूबसूरती मुझे अपना असीर कर लेती है, लेकिन जब ज़बान का वजूद बीच में आता है ना, तो लगता है इस खूबसूरती पर किसी ने कालक बंदी है। तुम्हें सिर्फ मेरी होना चाहिए था। नाराज सरार खान की। वो इस पर झुका। इसके गुलाबी गालों पर बारी बारी अपने लब रखे थे। इसने बेहाज को अपने इब्तिदा की इश्क की पहली मोहर फराहम की थी। इसने इसकी कुर्सी से अपने बाजू में उठाया और लाकर अंदर बेड पर लेटाकर खुद बाहर सोफे पे टीवी लगाकर बैठ गया। वो फिर से एक बार सख्त गुस्से में आ चुका था। इसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर सोफे के कुशन पर मारा था। इसे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, मिलन भी नामुकम्मल है, जुदाई भी अधूरी है, यहाँ एक मौत पूरी है। इसे कहना उदासी जब रगों में खून की मानद उतरती है, बहुत नुकसान करती है। इसे कहना बिसाते इश्क पर जब बात होती है, दुखों के शहर में जब रात होती है। इसे कहना मुकम्मल बस खुदा के साथ होती है। वसीहा अपने कमरे में सफाई कराने जाने वाली थी। इसने नूरी को ऊपर भेजा। खुद किचन में पानी पीने आ गई। पानी पीकर वो किचन से बाहर आई थी। वो अभी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने ही वाली थी। अजीब सी आवाज़ ने इसे अपनी जाने मुतवज्जा किया। आवाज़ें रदावा बेगम के कमरे से आ रही थी, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। हरकत तो ये गैर अखलाकी थी, पर वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इनके कमरे के दरवाजे के बाहर रुक गई। अंदर से रंधावा बेगम की दबी दबी चीखों की आवाज़ आ रही थी और साथ में चेयर खान की चिल्लाने की भी। इसे एक लम्हा दरकार था सारी सूरत हाल को समझने के लिए। वो समझ चुकी थी और जो बात इसकी समझ में आई थी वो इसे हिलाने के लिए काफ़ी थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या करे। इसने आज तक कभी किसी हवेली के किसी मर्द को औरत पर हाथ उठाते या तशद्दुद का निशाना बनाते हुए नहीं देखा था। तो पहली बार ये सूरत हाल देखकर वो सही मायनों में परेशान हुई थी। इसे बारी बारी उतावा बेगम के सारे निशानात याद आ गए, जो इनके बकौल कभी छुरी लगने के थे तो कभी कंधों में दर्द था। ये जो पहेली थी वो एकदम सुलझ गई थी और जो नतीजा सामने आया था इसने मसीहा के औसार खता कर दिए थे। मैं एक वक्त मसीहा के जहन से कई सवालों को जन्म दिया था, जिसमें पहला सवाल ये था कि वो इस सब बर्दाश्त क्यों कर रही है। दूसरा सवाल जो इसके जहन ने सोचा था वो ये था कि वो किसी को बताती क्यों नहीं है। क्या वजह है जो वो अपने बेटे को भी इस बारे में नहीं बताती। ऐसा लग रहा था ये सारे सवाल मिलकर इसे पागल कर देंगे। ये क्या हो रहा है? क्या इसे ज़ुबान को इस सूरत हाल के बारे में बताना चाहिए? जो बात इसके ज़हन में आई थी, इस ख़्याल की खुद ही इसने नफ़ी कर दी थी कि नहीं, वो अपनी जान से प्यारे बाप के बारे में मेरे मुँह से सुनकर कभी भी यकीन नहीं करेगा। कुछ दिन देखे और फिर बताए सारी सूरत हाल। इसे ये सारी सूरत हाल देखकर इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। इसने वहाँ से हट जाना ही मुनासिब समझा था और सर झटक कर ऊपर अपने कमरे की जानिब चली गई थी, पर इसका दिल इस कमरे घर के माहौल से इंतहाई ख़राब हो चुका था। थोड़ी देर में ही और वो उठ गई थी। जब वो उठी तो इसने अपने आप को बेड पर पाया। एकदम से ख्याल आया कि वो तो टेरेस पर थी और शायद बैठे बैठे इसकी आंख भी लग गई थी। तो वो यहाँ कैसे आई? बाहर से टीवी की आवाज़ आ रही थी और साथ ही जो ख्याल इसे आया वो इसे इंतहाई शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी था। वो इसे नजरें कैसे मिलाएगी, इसे यही चीज़ परेशान कर रही थी, मगर वो मजबूर थी। ऊपर से इतना टाइम हो गया था, इसे नाश्ता भी करना होगा और कैसे सोती रह गई। वो फ्रेश होकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारकर दुपट्टा सर पर टिकाकर हिम्मत करके बाहर चली गई। देखा वो टीवी देख रहा था। इसने शर्मिंदगी से मुखातिब किया और सलाम किया, लेकिन इसने इसके सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। वो हनूस टीवी में मशगूल रहा। खुद ही बगैर कोई सवाल किए किचन की जानी पड़ी, पर इसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही जब इसने नाश्ता पड़ा हुआ देखा। वो कभी हैरत से ढके हुए नाश्ते को देख रही थी और कभी इसकी पुश्त को, कहीं ये इसने अपने लिए ही ना रखा हो और मैं खा लूँ तो शामत ही ना आ जाए मेरी।
वो खुद से वहाँ खड़ी बुड़बुड़ा रही थी। बज़ाहिर दरार टीवी देख रहा था, मगर सारा ध्यान पीछे खड़ी हुई बेहाज की तरफ ही था। जब वो कुछ देर और सोचती रही और खड़ी रही तो दरार बोल पड़ा, ये आप ही का है, मैं अपना नाश्ता कर चुका हूँ। इसने जैसे इसकी मुश्किल आसान की थी, मगर आपने क्यों बनाया, मुझे उठा देते। निगाहें झुकाते हुए इसने कहा तो दरार ने टीवी बंद कर दिया। क्यों आपको खुद होश नहीं थी कि नाश्ता बनाना है आपने? मैं कहकर काम कराने का आदी नहीं हूँ, मेरे काम खुद ब खुद हो जाने चाहिए। तो इसे कुछ बावर करवा रहा था जिस पर इब्तिहाज जी भर कर शर्मिंदा हुई थी। और हाँ, अगली दफ़ा अपने बेड पर सोइएगा, मैं दफारी नहीं हूँ कि आपको उठाकर बेड तक छोड़ कर आऊँ सब्जी। इसने इसे और जी भर कर शर्मिंदा भी किया और सुना भी डाली। अब वो क्या नाश्ता करती, इसका नाश्ता जहरमार हो गया था। वो चुपचाप वहाँ नज़र झुकाकर खड़ी हो गई थी। ये नाश्ता देखने के लिए नहीं, खाने के लिए बनाया है। मैंने इतनी मेहनत लगी है मेरी, तो खाओ इसे। वो इसे नाश्ता करने के लिए कह रहा था। नहीं, मैं खुद बना लूँगी, लिहाज ने दूसरी जानिब मुँह करते हुए कहा। तो दारा ने इसे घूर कर देखा। अच्छा, क्यों, मेरे बनाए हुए नाश्ते में क्या मसला है? अब वो सोफे से उठकर इसके पास किचन काउंटर पर आ गया था, जहाँ वो खड़ी थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अब की बार वो पछताई थी इसे ये सब कुछ कहकर कि आखिर कहा ही क्यों इसने। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? ज़रा तफसील से गोश गुजार करो कि मेरी सुन रहा हूँ मैं। कान ज़रा इसके चेहरे के करीब ले जाकर इसने कहा तो बेहाज गड़बड़ा गई। कोई मतलब ही नहीं था, आप हर बात को पकड़ कर क्यों बैठ जाते हैं? की बार बेहाज ने झुंझुला कर कहा तो दारा ने मुँह खोलकर इसकी जानिब देखा। हाँ, मैं पकड़ता हूँ हर बात को, कहना क्या चाह रही हो तुम? वो लड़का उर्दू की तरह हाथ नचा-नचा कर इससे बोल रहा था। चेहरे पर दबी-दबी हैरत थी और भी शरारत। इसे मज़ा आ रहा था इसे तपाने में। कुछ नहीं कहना चाह रही, मैं करने लगी हूँ नाश्ता, बस मौका चाहिए होता है डाँटने का। आखिर बात इसने ज़रा मुँह में ही कही थी, वरना शायद वो इसका हशर ही बिगाड़ देता। मुझे इस्लामाबाद देखना है। अब की वो हाथ मरोड़कर इससे नर्वस अंदाज में कह गई थी। क्या कहा, इस्लामाबाद देखना है मैडम को? पहले तो आ नहीं रही थी मेरे साथ तार जी की इजाज़त के बगैर नहीं जाऊँगी। बड़ी बातें आ रही थी और अब आ गई हो तो इस्लामाबाद देखना है तुम्हें? वो इसकी नकल उतारते हुए कह रहा था। हाँ, तो आ गई हूँ, अब देख कर जाओगी भी ना, तो क्या फ़ायदा आने का? वो मुँह में एक लुक़्मा डालते हुए बोली थी। अब वो दरार के साथ आराम महसूस कर सकती थी, इसलिए इस तरह बात कर रही थी इससे। मैं बिज़ी हूँ, तुम खुद चली जाओ, दरार ने लापरवाही से कहा तो इब्तिहाज ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। चेहरे पर हैरत वाज़ेह थी। खुद कैसे चली जाऊँ? आप मेरे शौहर हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे दिखाएँ। दरार को इसकी आज की बहादुरी पर शदीद किस्म की हैरत का झटका लगा था। वो दब्बू से चुप रहने वाली इब्तिहाज आज पटर-पटर जवाब कैसे देकर इसके सामने। अच्छा, बड़ी ज़ुबान चल रही है आज तुम्हारी। ऊपर से नीचे तक इसका जायज़ा लेते हुए इसने कहा तो इब्तिहाज खामोश सी हो गई। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी कि बीवी हूँ आपकी, कोई भागकर ज़बरदस्ती शादी नहीं की मैंने आपसे। थोड़ी देर खामोश रहकर वो फिर से गोया हुई। बड़ा शौक है बीवी बनने का तुम्हें? इसने इसे बाजुओं से थाम कर अपनी जानिब खींचा था। इसने एक हाथ इसके सीने पर रखा था। वो इसकी बात का जवाब देने के बजाय एकटक इसे देख रही थी। अब बोलती क्यों बंद हो गई है? बोलो, जवाब दो मेरी बात का। इसने के चेहरे पर अपनी शहादत की उंगली रखते हुए इसने कहा तो इब्तिहाज निगाहें झुका गई। चेहरा शर्म की लाली से सुर्ख पड़ रहा था। सोच लो, अगर बीवी बन गई तो सारे हकूक़ पूरे करने पड़ेंगे मेरे। वो बेहद मायूसी से इसे कह रहा था। इब्तिहाज की धड़कनें बेतहाशा तेज़ थी। एक जानदार मुस्कुराहट ने दारा के चेहरे का अहाता किया था, मगर इब्तिहाज की हालत देखते हुए इसने अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। अभी मीटिंग है मेरी, 1 घंटे तक वापस आऊँगा, तैयार रहना, फिर चलेंगे बाहर। ये फ़ोन रखो, आने से पहले कॉल करूँगा तो तैयार रहना। वो इसे वहीं खड़ा छोड़कर तैयार होने के लिए चला गया और वहीं खड़ी रह गई। मैं होर किसी दी नहीं होना, मैनू तेरी होर दा चाह पाऊँ। मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू हत्ती जोग जगा पाहू। मेरा तन मन नचना चाहुंदा है, मैनू होर दा नचन नचाया पाहू। मैनू झलस पाक मोहब्बत विच हथ चढ़ के नाल नचावा पाहू। शाम में इंतज़ारा राहिबा बानो से इजाज़त लेकर मसीहा के घर चली गई थी। कल के बाद इसे ये एहसास ख़त्म हो गया था कि कोई इसे देख रहा है, पर इसे और किस्म के खदशात सताने लगे थे। मगर फ़िलहाल वो बहुत पुरसुकून थी कि अब कोई इस पर नज़र नहीं रख रहा था। वो आधे घंटे बाद स्क्वाड हाउस पहुँच गई थी। अंदर दाखिल हुई तो नूरी ने इसे लाउंज में ही मिल गई। बख़ैर आक़िल बीबी साहिबा, नूरी ने बाअदब लहजे में सलाम किया तो इसने इस बात में सर हिलाया। बख़ैर आक़िल नूरी, कैसी हो? इसकी जानिब देखते हुए इंतज़ारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गर्म है रबका जी, नूरी मुअद्दब लहजे में बोली तो इंतज़ारा ने इधर-उधर देखा। फूफी जानो, मसीहा कहाँ है? इतराफ़ में नज़र दौड़ाते हुए इसने कहा था। बड़ी बीबी साहब अपने कमरे में है जी, और मसीहा बीबी अभी ऊपर गई है। वो हाजी आने वाले हैं तो वो अपने कमरे में गई है। नूरी किसी रट्टू तोते की तरह फ़ौरी शुरू हुई थी। अच्छा, तुम ऐसा करो, फूफी जानो, मसीहा को बुलाओ। सोफ़े पर आरामदेह अंदाज़ में बैठते हुए इसने कहा तो नूरी इस बात में सर हिला गई। जी अच्छा, वो अभी सीढ़ियों की जानिब ही बढ़ी थी जब इंतज़ारा की पुकार पर ठहर गई। और सुनो, शबाबा कहाँ है? इसने एकदम पूछा तो नूरी ने शबाबा के कमरे की जानिब इशारा किया। वो अपने कमरे में है, नूरी कहकर सीढ़ियाँ चढ़ गई। कुछ ही देर में रतावा बेगम बाहर आती हुई दिखाई दी। इंतज़ारा उठकर इससे मिली और उनके साथ बैठ गई। कैसी है आप? मुस्कुराते हुए इसने पूछा तो वो सोफ़े पर बैठ गई। शुक्र है अल्लाह का। बच्चे तुम बताओ कैसी हो? इनके चेहरे पर नरमी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इंतज़ारा ने अपना दुपट्टा सर पर रखते हुए कहा। आज इतने दिन बाद आखिर तुम्हें ख्याल आ ही गया कि बहन की खबर ले आऊँ जाकर। मसीहा मसनूई नाराज़ के गुस्से से सीढ़ियाँ उतरते हुए इससे कह रही थी। अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इतने दिन से। कल ही कुछ बेहतर हुई तो यूनिवर्सिटी आ गई और आज तुम्हारे पास आ गई। वो इससे गले मिलते हुए वजाहत दे रही थी।
आई मिस यू सो मच इंतसारा, इसके गले मिल सकते हुए बसिया ने कहा तो इंतसारा ने खुद में भींच लिया। आई मिस यू टू। तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी हवेली में। आजकल परवश भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो मोस्टली अपने कमरे में ही होती है। बीबी लाला के साथ इस्लामाबाद चली गई और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। इंतसारा ने मुँह बनाते हुए कहा तो बसिया ने इसके कंधे से थाम कर सोफे पर बिठाया। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, बैठो तुम यहाँ। रुदावा बेगम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम दोनों बैठो, मैं कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। वही दोनों को बातें करने के लिए छोड़कर खुद किचन की जाने पड़ गई। अब बताओ कैसी हूँ, और ये तुम्हारा कलर इतना ख़राब क्यों हुआ है? कोई फर्निश ही नहीं है, फ्रेशनेस ही नहीं है फेस पर। लाला से मुलाकात नहीं हुई क्या काफ़ी देर से? हो वो इसे तक कर रही थी मगर बदले में इंतसारा हनोज संजीदा ही थी। क्या बात है तुम इतनी चुप क्यों हो? बसिया ने इसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए कहा तो इंतसारा ने गहरी सांस भरी। मुझे लगता है बसिया मैं पागल हो जाऊंगी। अपने हाथों से अपना सर थाप कर इसने कहा तो बसिया ने हैरत से इसे देखा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? इंतसारा ने इसके घर आने इंतसारा ने इसके घर आने से लेकर यूनिवर्सिटी तक की सारी बात इसे बताती थी। जो वो बात बताती जा रही थी बसिया के चेहरे का एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। जो बातें वो बता रही थी वो बसिया के लिए नाकाबिल यकीन थी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स हवेली की किसी लड़की को कहे कि वो इसके लिए रिश्ता भेजा है, वो भी तब जब इसने इस लड़की का चेहरा कभी देखा भी ना हो। और शख्स भी वो जिसे ना तो कभी इसने देखा और ना ही वो जानती थी। इंतसारा बात करके खामोश हो गई थी, लेकिन बसिया ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इंतसारा ने सवालिया नज़रों से बसिया की जानिब देखा। बताओ ना क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें भी यही लग रहा है ना? मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरा वहम है ना? तुम्हारे लाला ने भी यही कहा कि क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मेरी ये तबीयत ख़राब है ना इसलिए बोल रही हो। मैं ऐसा, लेकिन यकीन करो ये मजाक नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की या मजाक करने की? आखिर में इसका लहजा रुक गया था। इसकी रंधी हुई आवाज़ पर बसिया होश की दुनिया में वापस आई थी। मैंने कब कहा कि तुम मजाक कर रही हो? नीवी लहजे में से मुखातिब हुई थी। तुमने कुछ कहा भी तो नहीं आगे से। इंतज़ारा बेचैनी से कहा तो बसिया ने गहरी सांस भरी। क्या कहूँ, क्या कहूँ मैं, मुझे तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा। ये हर जगह हो क्या रहा? बसिया खोए हुए लहजे में बोली तो इंतज़ारा ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। क्या मतलब हर जगह हो, क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है? इंतज़ारा रवानी पे बोली तो बसिया ने सर झटका। कुछ नहीं, तुम चाय पियो। इसने चाय का कप इसकी जानिब बढ़ाया जो अभी अभी दूरी रख कर गई थी। नहीं बसिया, तुम जानती हो अच्छे से कि मैं मुझे के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, और अब अगर इस शख्स ने कोई उल्टी हरकत कर दी तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंतज़ारा एक बार फिर रुहान सी लहजे में गोया हुई तो बसिया ने इसके चेहरे पर हाथ रखा। कुछ नहीं करता, तो वो जान करता, वो तुम जानती हो नाजी है अभी हवेली में, वो सब संभाल लेगी। ज़फ़ान को भी तो बीबी का रिश्ता लेकर गया था, कोई हुई इसकी शादी बीबी से? नहीं ना, तो फिर तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? जहाँ उन्होंने तय किया है वही होगी, इसलिए फ़ज़ूल बातों को दिमाग पर सवार मत करो और सब ठीक हो जाएगा। यू जस्ट डोंट वरी। बसिया की बातों पर इंतज़ारा कुछ हद तक मुतमईन हुई थी मगर इसकी मुकम्मल तसल्ली नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं खतरे का अलार्म इसके सर पर बज रहा था, मगर फिलहाल वो खामोश रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा वो वही कर रही थी जो इसे करना चाहिए था। अच्छा काफ़ी लेट हो गया है, मैं चलती हूँ अब। इंतज़ारा ने सोफे से अपनी चादर उठाकर उठते हुए कहा तो बसिया ने इसकी जानिब देखा। अरे इतनी जल्दी जवाब से तो मिलती जाओ, इसे लगता पता ही नहीं चला कि तुम आई हो, वरना वो आ जाती। बसिया ने खड़े होते हुए कहा तो इंतज़ारा नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में मिल लूँगी इससे। कल वैसे भी मैं यहाँ ख़ास तुमसे मिलने ही आई थी। इंतज़ारा ने चादर अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटते हुए कहा तो बसिया मुस्कुरा दी। अच्छा बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने मुझे फ़रीब को यह शर्फ बख्शा कि आप मुझसे मिलने के लिए आई। वो हंसकर इसे कह रही थी। खुद तो तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई। इंतज़ारा ने मुँह बनाकर कहा तो बसिया मुस्कुरा दी। अच्छा मैं आऊँगी हवेली, मेरा भी बूढ़े को मिलने को बहुत दिल कर रहा है। बसिया ने कहा तो इंतज़ारा ने इस बात में सर हिलाया। हूँ ज़रूर, चलो चलती हूँ। वो इससे इजाज़त लेकर चादर ओढ़ कर मुँह पर ढाँप कर पोर्च तक गई और फिर गाड़ी में बैठकर घर का गेट अबूर कर गई। बसिया भी पोर्च से टर्न कर अंदर जाने ही वाली थी जब ज़ेक्वार की लैंड क्रूज़र अंदर दाखिल होती हुई दिखाई दी। ज़ेक्वार रॉयल ब्लू सूट में मलबूस था। इसने अपने शेड उतारे और कोट बाजुओं पर डालकर बैग पकड़कर गाड़ी से बाहर निकला। व्हाइट शर्ट के बाजू कोहनियों तक मोड़ रखे थे, चेहरे से ही थकावट ज़ाहिर हो रही थी। बसिया अंदर मुड़कर जाना चाहती थी लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाई। वही खड़ी रही हत्ता कि वो उसके पास पहुंच गया। वो कुछ देर इसे देखता रहा, जब वो कुछ नहीं बोली तो खुद इससे मुखातिब कर लिया। तो खैर आखिर में इसने इसे सलाम कर ही लिया। कैसी हो मेरी हसीन बीवी? वो जानता था वो चिढ़ेगी, इसलिए भरपूर तरीके से चिढ़ा रहा था। ये सच था कि घर आते ही इसका चेहरा देखते ही इसकी सारी थकन उतर गई थी। मुझे अल्फाज से मत पुकारो, इसने गुस्से से इसे घूरते हुए कहा, जिस पर ज़कवात का कहकहा पूंछ में गूंजा। बसिया अभी भी इसे गुस्से से देख रही थी। दिन कैसा था? इसने मुस्कुराहट दबाकर देखते हुए इससे कहा तो बसिया ने सर झटका। अच्छा। इसने इसका कोट इसने इसका कोट थापने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो ज़कवात ने इसका हाथ थाप लिया और इसलिए अंदर आ गया। इस शख्स के हज़ार रूप थे और हर रूप एक दूसरे से अलग था। वो एक रूप से ज़रा सी शरासाई होती थी तो वो दूसरा बदल लेता था। वो हर वक्त सोचती रह जाती कि अब ये बंदा क्या करने वाला है। खाना खाएगी? कोट थाप कर इसने पूछा तो ज़कवात ने एक लम्हे के लिए सोचा। हाँ बहुत भूख लगी है, तो मेरे कपड़े निकाल कर हैंग करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इसने इसका शलवार सूट निकाल कर ड्रेसिंग पे हैंग किया और खुद नीचे दूरी को खाने के लिए कहने आ गई थी।